कल हमने बताया था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बाद टर्म है जो है उसे कहते हैं टर्म रेपो। टर्म रेपो नई बात है ये, यानी रेपो शब्द आया है, इसमें टर्म जोड़ दिया गया है। तो कुछ कुछ व्यवस्थाएं रेपो की तरह ही होंगी, लेकिन पूरी व्यवस्था रेपो की तरह नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो आइए टर्म रेपो को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले इस तरह समझाता हूं फिर समझाऊंगा। रेपो तो एकदम क्लियर है, ठीक, उसमें कुछ नहीं बताना, वो तो याद हो गया आप लोगों को, जिंदगी भर नहीं बोलेगा। अब सुनना, टर्म रेपो क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि टर्म रेपो क्या है। पूरा फंक्शन में समझाता हूं, ठीक, तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे तरह से पढ़ना। मेरा दिल बाग बाग है आप लोगों पर, बहुत खुश हूं मैं जब ऐसा विद्यार्थी मिलता है पढ़ने वाला आप लोगों की तरह, तो टीचर का मन करता है कि जी जान लगा दे, जी जान डाल दे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। तो टर्म रेपो देखो, इसमें होता क्या है कि कभी कभी मान लो ये आरबीआई है, ये आरबीआई है, ये आरबीआई ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए ये आरबीआई है, ठीक, आरबीआई है। आरबीआई के पास पैसा अधिक हो जाता है, कभी कभी किसी दिन आरबीआई को ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा अधिक है, आज हमारे पास पैसा अधिक है, आरबीआई को ऐसा लगता है। और मार्केट में, इकोनॉमी में, ठीक, मार्केट या इकोनॉमी में कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति अपने पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखता है, एक एक घंटे के लिए लोग पैसे को लोन पर उठा देते हैं। तो टर्म रेपो में भी मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि हमारे पास 10,000 करोड़ रुपया आ गया, 3-4 दिन तक इसका कोई काम नहीं है, तो आरबीआई सोचती है हम रखे क्यों रहे, इस पैसे से कुछ पैसा कमा लेते हैं, ठीक, समझना। तो जब भी आरबीआई के पास पैसा अधिक होती है तो आरबीआई खुद आकर के कहती है बैंकों से कि हम लोन देना चाहते हैं। आरबीआई बोल देती है कि हम लोन देना चाहते हैं, ठीक, आरबीआई बता देती है कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, बैंकों को आमंत्रित करती है कि जिसको लोन लेना चाहे वो लोन ले ले। तो आरबीआई खुद ऑफर करती है, अपना विंडो खोलती है, बैंकों से कहती है आओ बिल्कुल रेपो की तरह ही लोन ले लो, यानी हमारे पास पैसा है, हम लोन देना चाहते हैं। अब जब आरबीआई के पास पैसा है, लोन देना चाहते हैं, तो आरबीआई इस लोन की प्रक्रिया में, लोन में का जो ब्याज दर होती है, ब्याज दर की नीलामी करती है। यानी क्या करती है, जो ब्याज दर होती है, जो ब्याज दर होती है, उस ब्याज दर की आरबीआई ऑक्शन करती है, नीलामी करती है। आरबीआई बोली लगाती है हम इतने पर देंगे, बैंक बोली लगाते हैं हम इतने पर देंगे। और आपको याद होगा कि जब भी कोई नीलामी लगाई जाती है तो उसका एक बेंचमार्क पहले से तय कर दिया जाता है। जैसे किसी वस्तु को बेचना है हमको, मान लो हमारे हाथ में ये पेन है, हम इसकी नीलामी करते हैं, तो हम कहेंगे देखो 100 रुपया हम इसका बेंचमार्क रेट रख दिए, इसके ऊपर नीचे अब आप लोग बोली लगाइए, यानी जो भी बोली लगाने वाला होगा वो 100 के ही आसपास होगा। अब बोली लगाने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो कोई कहेगा 110, कोई कहेगा 120, कोई कहेगा 130, कोई कहेगा 200, यानी बेंचमार्क रेट से ज्यादा पर नीलामी लग जाएगी। नीलामी लगाने वाले कम होंगे, मान लो तो वही आदमी आए, कोई कहेगा 90 में खरीदेंगे, कोई कहेगा 80 में खरीदेंगे, यानी जो हमने बेंचमार्क रेट तय किया है 100 रुपये तय किया है, उसी के वही से बोली उसी के ऊपर नीचे जाएगी। तो यहाँ भी आरबीआई क्या करती है, जो नीलामी करती है उस नीलामी में जो बेंचमार्क रेट तय कर देती है, कहती है कि रेपो रेट ही हमारा बेंचमार्क रेट है, यानी जो रेपो रेट चल रहा होगा वहीं से नीलामी शुरू होगी। अब सारे बैंक आ जाते हैं, बैंक जिन जिन बैंकों को पैसा चाहिए ये बैंक कहते हैं चलो भाई देख लेते हैं, बैंक आते हैं, आपस में नीलामी करते हैं और इस लोन को ले लेते हैं, इस लोन को ले लेते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया रेपो रेट की तरह होगी। बैंक जितने दिन के लिए लोन लेंगे उतने दिन बाद चुकाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक, समझना बात को, ठीक, अंता कोतवाल, समझना बात को। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए बैंक कह रहा है कि हमारे पास चलिए 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है, हम इतना पैसा लेके आएंगे, व्यवहारिक बता रहा हूं। अब मान लीजिए ढेर सारे बैंक आ जाए, तो कई बैंक आ जाएंगे, कहेंगे कि ढेर सारे आ गए हैं, कहेंगे हम लेंगे हम लेंगे, तो ये लोग ज्यादा नीलामी की बोली लगा देते हैं। जब भी बोली लगाएंगे जो रेपो रेट चल रहा है वहीं से बोली शुरू की जाएगी। ज्यादा बैंक आ गए तो कोई कहता है, मान लीजिए अभी रेपो रेट चल रहा है 6.50%, 6.50%, अब 1000 करोड़ रुपए की नीलामी करने आ गया, ज्यादा बैंक आ गए, 10-15 आ गए, तो कोई कहेगा 6.60% दे दीजिए, 6.75% दे दीजिए, कोई कहेगा 7% पर दे दीजिए, और लोग पैसा उठा लेंगे। इसमें आरबीआई को फायदा हो जाता है। कोई कहेगा, मान लीजिए आरबीआई ने नीलामी की और बैंक कम ही आए, एक ही दो आए, तो सब जानते हैं कि 1000 करोड़ रुपया लेकर के आरबीआई आई है, इसको लोन देना ही देना है, तो सब कहेंगे कि चलिए हम 6.50 से थोड़ा कम लेंगे, 6.30 पर ले लेंगे, 6.25 पर ले लेंगे। यानी जब भी नीलामी की जाएगी रेपो रेट के आसपास से ही नीलामी की जाएगी, उसके ऊपर नीचे की ब्याज दरें ठीक की जाएंगी। इसी को कहते हैं टर्म रेपो। यह व्यवस्था इसलिए लाई गई है कि कभी कभी आरबीआई के पास पैसा पड़ा रहता है, आरबीआई रखी रहती है, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है। आरबीआई सोचती है कि जो पैसा पड़ा है इसको भी हम मार्केट में दे दें, इसको भी बैंकों तक पहुंचा दें, बैंक इसका व्यवसाय में लगाएंगे, बैंकों का भी भला होगा, व्यवसायों का भी भला होगा, और हमारे पास वैसे पड़ा रहेगा तो क्यों ना हम इस पैसे से कुछ पैसा कमा लें, ठीक, समझ में आ गई बात, इस पैसे से कुछ पैसा कमा लें। यही है टर्म रेपो, यानी सारी व्यवस्था इसकी कैसी है, रेपो की तरह है। एक बार ऐसे समझा देते हैं, यानी कुल मिलाजुला करके मान लीजिए ये आरबीआई है, ठीक, ये आरबीआई है, आरबीआई कहती है कि हमारे पास पैसा अधिक हो गया है, अभी हमारे पास पैसा अधिक हो गया है, हम इस अधिक पैसा को लोन के रूप में बांटेंगे, ठीक, और बिल्कुल रेपो वाला लोन। आरबीआई कहती है लोन के रूप में बांटेंगे, तो इस लोन के ब्याज दरों की नीलामी करेंगे, इस लोन के ब्याज दरों की हम क्या करेंगे, ऑक्शन करेंगे, नीलामी करेंगे, और उस नीलामी का जो बेंचमार्क रेट होगा, जो बेंचमार्क रेट होगा, जो बेंचमार्क रेट होगा, वह बिल्कुल रेपो रेट की तरह होगा। वह कैसा होगा, रेपो रेट के ही आसपास होगा, यानी नीलामी रेपो रेट से ही शुरू की जाएगी, ठीक। अब बाकी सारी प्रक्रिया रेपो वाली होगी कि यह लोन शॉर्ट टर्म लोन होगा, यह लोन कैसा होगा, यह लोन शॉर्ट टर्म होगा, 1 से 14 दिन के बीच का होगा, ठीक। बैंक जितना लोन लेंगे, बैंक जितना ये पैसा लेंगे, बैंक जितना ही लोन लेंगे, उतने पैसे की सिक्योरिटीज गिरवी रखेंगे, सारी प्रक्रिया उसी की तरह होगी। यह आरबीआई इसलिए करता है कि आरबीआई चाहता है कि अगर हमारे पास अधिक पैसा हो गया है तो उस अधिक पैसा का भी हम इस्तेमाल कर ले और कुछ ना कुछ पैसा इससे कमा ले, इसी को कहते हैं टर्म रेपो। कुल प्रक्रिया टर्म रेपो में यही होती है। एक बार स्क्रीन पर इसे समझा देते हैं, टर्म रेपो, ठीक। देखो आपके सामने लिखा है टर्म रेपो। इसमें क्या होता है, आरबीआई है, लोन देने आती है, लोन की नीलामी करती है, नीलामी रेपो रेट से कम पर होगी या रेपो रेट से ज्यादा पर होगी, यानी बेंचमार्क रेट क्या रहेगा, हमेशा रेपो रेट रहेगा। बैंक सारे बोली लगा करके उधार लेंगे, ठीक,
इसे कहते हैं टर्म रेपो। 2014 से यह व्यवस्था शुरू हो गई, यानी टर्म रेपो नाम का उधार चैनल आरबीआई ने 2014 से लॉन्च किया। ठीक, इसके तहत सारे बैंक बोली लगाते हैं और बैंक उन दरों की बोली लगा सकते हैं जो रेपो रेट से अधिक हो या कम हो। याद रखिएगा, टर्म रेपो रेट डेली बदलती रहती है। जैसे रेपो रेट फिक्स है, आरबीआई ने कह दिया 2 महीने तक यही रहेगा, 2 महीने बाद हम जब मौद्रिक नीतियां हर 2 महीने पर लेकर आएंगे बदलेंगे। लेकिन टर्म रेपो तो हर दिन के हिसाब से बदलेगी। जिस दिन मान लीजिए आरबीआई के पास पैसा अधिक रहेगा, लोन लेने वाले बैंक कम रहेंगे, उस दिन ब्याज दरें गिर जाएंगी, रेपो से थोड़ा नीचे चल जाएंगी। जिस दिन आरबीआई के पास पैसा ठीक ठाक है लेकिन लोन लेने वाले भी बहुत लोग हो गए, तो आरबीआई को फायदा हो जाएगा, रेपो रेट से बढ़ जाएगा। यानी इस जो टर्म रेपो है वो उठती और गिरती रहती है डेली के हिसाब से, मार्केट लिक्विडिटी के हिसाब से, अर्थात आरबीआई के पास कितना पैसा है और लोन लेने वाले कितने लोग आ गए, इसके हिसाब से रेपो रेट गिरती और बढ़ती रहती है। यही व्यवस्था है टर्म रेपो। खुशी, गहलोत, कुमार, अजय, नेहा, आदित्य, सारे लोग मुझे बताओ, एकदम याद हो गया, समझ गए? भूलोगे तो नहीं इस टर्म रेपो के? ठीक, सुमन बिटिया बताओ मुझे, जो लोग बच्चे देख रहे हैं बताएं, भूलेंगे तो नहीं इस टर्म रेपो के? ठीक, बताया जाए, सारे विद्यार्थी बताएं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अश्विन कह रहे हैं टर्म रेपो केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित की जाती है। नहीं नहीं, ये सब आरबीआई का मामला है, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है। एकदम याद हो गया? ठीक, एकदम याद हो गया अच्छे से? एकदम ध्यान दीजिए पढ़ने पर, बाकी कोई बात नहीं। 3 बार बता चुका, चौथी बार भी चाहिए? ठीक, अब कोई लेट हो गया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, आ जाते हैं और बता दीजिए, तो एक बार और बता देता हूं भाई, आपकी इच्छा, एकदम एक बार और बता देता हूं। आरबीआई कहती है कि हमारे पास पैसा अधिक हो गया है, इस पैसे को हम लोन के रूप में बांटेंगे, लेकिन लोन पर हम क्या ब्याज दरें लेंगे, इन ब्याज दरों की हम नीलामी करेंगे। ऑक्शन होता है, इस नीलामी में जो बेंचमार्क रेट होता है, यानी जो नीलामी जहां से शुरू की जाती है वह होता है रेपो रेट। अर्थात बैंक आएंगे, बोली लगाएंगे, लेकिन बोली हमेशा या तो रेपो रेट से कम लगाएंगे या तो ज्यादा लगाएंगे। ठीक, या जो लोन होता है सारी व्यवस्था रेपो रेट की तरह होती है, यानी 60 टर्म लोन होता है, 1 से 14 दिन तक का होता है। बैंक लोन लेते हैं, बदले में प्रतिभूतियां आरबीआई के पास गिरवी रख लेते हैं। व्यवहारिकता यह कहती है कि मान लीजिए आरबीआई पैसा लेकर आई है और पैसा लोन उठाने ढेर सारे बैंक आ गए, तो आपस में बढ़ चढ़ करके बोली लगाएंगे तो हमेशा रेपो रेट से अधिक बोली लगा देंगे। ठीक, लेकिन मान लीजिए आरबीआई पैसा लेकर के आई, लोन लेने कम ही बैंक आए, तो बोली रेपो रेट से थोड़ी कम हो जाती है। बस यही बात है। अब इसके बाद 4 बार हो गया, अब इस पर भी किसी को कोई ऐसा जो समझ में नहीं आया? ठीक, समझना बात को, इसमें सिर्फ बैंक शामिल है, बाकी और कोई नहीं। ठीक, बताया जाए, चलिए, ये बात रही टर्म रेपो की। अब हम बात करते हैं वीआरआर की। वीआरआर की, परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। वीआरआर की बात करते हैं, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, VRRR, VRRR। यह अभी 2022 में व्यवस्था लॉन्च की गई है। ठीक, बहुत ध्यान से, बहुत कठिन बातें मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात को 4 बार बता रहा हूं, इससे बेहतर नहीं किया जा सकता है। अब एक बात को 4 बार बता रहा हूं, यही हो सकता है इससे बेहतर कि पूरी क्लास में एक ही बार बताते रहूं, 40-50 बार एक ही बार बताते रहूं, और 4 बार में तो बातें समझ में आई लोगी जाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात? तो क्लियर हो गया ना? ठीक, समझ गए? और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो, ठीक, यह 2022 में शुरू किया गया। ठीक, यह कब शुरू किया गया? 2022 में शुरू किया गया। इसकी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, एकदम नया ताजा है। ठीक, 2022 से आरबीआई ने इसको शुरू किया। आरबीआई बैंकों को एक सुविधा देती है, आरबीआई बैंकों को एक सुविधा देती है। आरबीआई जितने भी बैंक हैं, मान लीजिए ये बैंक हैं, ये बैंक हैं, ये एक बैंक को ये बैंक हो गया, तो ये बैंक हो गया, ठीक, ये बैंक हो गया, ठीक, ये बैंक हो गया, ये बैंक हो गया, जितने भी बैंक हैं सभी को एक सुविधा देती है। बैंकों से कहती है कि कभी तुम्हारे पास यदि एक्स्ट्रा पैसा हो जाए, कभी तुम्हारे पास यदि अधिक पैसा हो जाए, अधिक पैसा हो जाए, बैंकों से कहती है मान लो किसी दिन तुम्हारे पास अधिक पैसा हो जाए, इनके पास भी अधिक पैसा हो जाए, ठीक, इनके पास भी अधिक पैसा हो जाए, ध्यान से एक ही बार में समझ लो। ठीक, इसमें भी अधिक पैसा हो जाए, कहती है इनके पास भी अधिक पैसा हो जाए, इनके पास भी क्या हो जाए? अधिक पैसा हो जाए। आरबीआई कहती है कि मान लीजिए इन सबके पास, बैंकों को भी सुविधा देती है। आरबीआई कहती है मान लीजिए तुम लोगों के पास भी अधिक सुविधा हो जाए, तो आरबीआई इन बैंकों से कहती है कि ये बैंक अपना अधिक पैसा हमारे पास डिपॉजिट कर सकते हैं, हमारे पास जमा कर सकते हैं। किसके पास जमा कर सकते हैं? आरबीआई कहती है हमारे पास जमा कर सकते हैं। ठीक, आरबीआई कहती है हमारे पास जमा कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई कहती है कि जब हमारे पास जमा करने आएंगे तो इस डिपॉजिट पर, इस जमा पर हम बैंकों को क्या ब्याज देंगे, उस ब्याज दर की भी नीलामी होगी, ब्याज दर की भी नीलामी होगी। बैंक कहेंगे हम इतना लेंगे, आरबीआई कहती है हम इतना देंगे, इसकी भी नीलामी होगी। और आरबीआई कहती है कि जो नीलामी की दरें होंगी वह हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होंगी, यानी जो उस समय का रिवर्स रेपो रेट है उससे अधिक होंगी और रेपो रेट से कम होंगी, रेपो रेट से कम होंगी, रेपो रेट से कम होंगी। अर्थात नीलामी की जो दरें होंगी वह रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच की। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो अभी चल रहा है रिवर्स रेपो रेट 3.35%, ठीक, और रेपो रेट चल रहा है 6.50%। तो आरबीआई कहती है बैंकों से कि तुम्हारे पास पैसा अधिक हो गया तो आओ हमारे पास डिपॉजिट कर दो, लेकिन जब पैसा जमा करोगे तो जो हम ब्याज तुम्हें देंगे इस ब्याज दरों की भी नीलामी होगी, और नीलामी हमेशा फिक्स रहेगा, मिनिमम 3.5% की होगी और मैक्सिमम कहां तक जाएगी? 6.5% की होगी। यानी हम जो ब्याज दरें तय करेंगे आपस में बातचीत करके नीलामी करके तय कर लेंगे, और यह ब्याज दरें रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच में होगी। समझ में आ गई बात? इसे ही कहते हैं VRRR। इसी को स्क्रीन पर समझते हैं, परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो। इसमें क्या कर रहे हैं? बैंक है, इनके पास पैसा अधिक है, पैसा अधिक होने का मतलब तरलता अधिक है।
बैंकिंग की भाषा में पैसे को ही तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। ये भी बैंक है, इसके पास भी पैसा अधिक है, तरलता अधिक है। ये भी बैंक है, ठीक, ये भी बैंक है, इसके पास भी पैसा अधिक है, तरलता अधिक है। आरबीआई कह रही है कि आप लोगों के पास जो अधिक पैसा है ये हमारे पास डिपॉजिट कर दो, हमारे पास डिपॉजिट कर दो। लेकिन आरबीआई कहती है कि जो ब्याज दरें होंगी, जो इंटरेस्ट रेट होंगी, इसका भी हम आक्शन करेंगे, इसकी भी हम नीलामी करेंगे, और ब्याज दरें हमेशा, जो नीलामी होगी ये हमेशा ब्याज दरें रिवर्स रेपो रेट से अधिक होंगी और रेपो रेट से कम होगी। यह व्यवस्था भी ट्रिपल आर कहलाती है। 2022 में आरबीआई ने इस व्यवस्था को लागू किया। 2022 से यह व्यवस्था प्रचलन में आई। बताया जाए, बताया जाए, सब लोग बताएं। एकदम याद हो गया, एकदम समझ में आ गया? ठीक, ये बहुत कठिन है, बताया जाए। और एक है एसएलआर, ठीक, एक है एसएलआर और एक है सीआरआर। समझना, इसको बात समझना क्या है। एक लिख रहा है कि सभी पैसों को एक जगह इकट्ठा करना ही भी ट्रिपल आर है, ठीक। चलो आ जाओ। अब एक है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और एक है एसएलआर, ठीक। देखो, इसको हमने लिख दिया है कि ऑक्शन होगा, नीलामी होगा। नीलामी हमेशा रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच का होगा। जिस दर पर सहमति बनेगी वह दर ही क्या कहलाएगी? भी ट्रिपल आर कहलाएगी, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी, ठीक। जैसे मान लो 3.3 पॉइंट रिवर्स रेपो रेट है, ठीक, और 6.50% रेपो रेट है। बैंक और आरबीआई मिलकर के कहते हैं नहीं हम 5% पर सहमत हो जाते हैं। आरबीआई कहती है ठीक है चलो भाई 5% में ब्याज दर आप लोग पैसा जमा कीजिए, मिल जाएगा। तो जो ये 5% है ये उस दिन का भी ट्रिपल आर कहलाती है, ठीक। यह वेरिएबल होगा, स्थिर नहीं होगा, इसलिए इसे वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वेरिएबल रिपोर्ट रिवर्स रेपो रेट इसलिए कहते हैं कि एक तो वेरिएबल होगा और दूसरे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच होगा, इसलिए इसे वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। 2022 से आरबीआई ने शुरू किया। दरअसल इसके शुरू करने की वजह थी कोविड के दौरान भारत सरकार ने बैंकों को भर भर करके इकोनॉमिक पैकेज दिया था, आर्थिक पैकेज दिया था कि जनता को खूब लोन बांटिए, व्यवसाय को खूब लोन बांटिए, एमएसएमई को लोन बांटिए। ढेर सारे लोगों ने लोन लिया रही, बैंकों के पास पैसा अधिक हो गया था और उसी समय बढ़ गई थी महंगाई। आरबीआई सोचती थी कि इन बैंकों के पास पैसा अधिक रहेगा तो औने पौने दाम पर भी लोन देने लगेंगे और महंगाई और बढ़ जाएगी। इसलिए आरबीआई ने 2022 में यह व्यवस्था ही लॉन्च कर दी, हमेशा के लिए व्यवस्था हो गई। आरबीआई ने उस समय कहा कि हम ये व्यवस्था ला रहे हैं, जब भी आपके पास पैसा अधिक हो हमें जमा कर दीजिए, अपने पास रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक ठीक। अब ये भी वही है, 1 से 14 दिन वाली व्यवस्था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 से 14 दिन के बीच ही व्यवस्था है। समझ में आ गई बात? प्रभा कुमार, अमित कुमार, सचिन पटेल। सचिन पटेल का अभी रियल रेपो रेट क्या 6.50% चल तो रहा है, ठीक ना। अभी यार इतना कम इसलिए रखा जाता है कि आरबीआई चाहती है कि बैंक हमारे पास पैसा तभी जमा करेंगे जब एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा पैसा भी जमा कर दें, उनको कुछ ब्याज ही मिल जाए, हमको बहुत अधिक ब्याज देना ना पड़े। और ये एक एक दिन का ब्याज मिलता है, 2-2 दिन का ब्याज मिलता है। बात समझ में आ गई बात? ठीक, बताया जाए, बताया जाए, बताओ आप लोग, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं। ठीक, हो गया, ठीक। अब आइए एक चीज बताता हूं, सीआरआर। अब एक अगली चीज, सीआरआर, सीआरआर, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। इसका नाम है नकद, नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक। अच्छा क्या किसको नहीं समझ में आया भाई? फिर से समझा दूं, कोई है तो आइए, वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, 4 बार देख लीजिएगा। कोई है बताओ? प्रिया बताओ कि कोई है? ए भाई तुम लोग आपस में बात कितना क्यों करते हो? हमसे किया करो ना। अच्छा तारीफ तुम लोग तो उल्टे कर दिए, जब से तारीफ किया तब से और बदमाश हो गए। काम एक लड़का था और वो था तोतला जी। ये देखना, ये देखना, टर्म रेपो देखो, एक बार बताया हूं, फिर देखो, फिर सेकेंड बार बताया हूं व्हाइट पेन से, ये सेकेंड बार बताया हूं, ठीक। फिर इसी बात को स्क्रीन पर थर्ड बार बताया हूं, फिर इसी बात को पुनः पीला पेन से, ये पीला पेन से पुनः फोर्थ टाइम बताया हूं, 4 बार बताया हूं। और अगर किसी को 4 बार बात समझ में, अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ठीक वो ध्यान से पढ़ नहीं रहा है। ने टर्म रेपो, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट को देख लो, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट को देख लो, ये भी देखो, एक बार यहां बताया, उसके बाद एक बार इस पर बताया, 2 बार हो गया ना, ठीक। और आरबीआई पैसा हमेशा नहीं छापती है, पैसा छापने की स्पेशल पद्धति होती है, आगे आगे बताऊंगा, पैसा छापना अपना दिमाग में मत लाइए। रेशियो, ठीक, यार होके बैठ जाओ देवता की तरह सीधा। तारीफ करते करते उन्होंने बोला वाह वाह एकदम दूल्हा की तरह। तारीफ किए तो तुम लोग बदमाशी शुरू किए, तो आ जाओ, ये तो हो गया। अब आ जाओ बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कहां गया, ठीक।
कैश रिजर्व रेशियो, अरे कहाँ गया ये, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है समझना, पूरी की पूरी बात ध्यान से रहोगे 2 मिनट में समझ जाएगी। ये बहुत आसान बना बना मैं समझा रहा हूं, सिर्फ आप लोग ध्यान से रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, आ जाओ समझाता हूं। देखो आरबीआई कहता है बैंकों से, देखो ये बैंक है, ये बैंक है, एक चीज समझा देता हूं फिर सीआरआर समझाता हूं। ये बैंक है, ठीक, बैंक का काम क्या होता है, बैंक का काम होता है, देखो हम आप बैंक में क्या करते हैं, हम आप बैंक में क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। लोग क्या करते हैं बैंक में, पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। हम आपने पैसा जमा किया, बैंक के पास पैसा आ गया, जमा आ गया, ठीक, बैंक के पास डिपॉजिट आ गया, ठीक, पैसा डिपॉजिट मतलब पैसा आ गया। अब बैंक इसी पैसे को लोन के रूप में आगे बढ़ाता है। बैंक क्या कर रहा है, इसी पैसे को किस रूप में आगे बढ़ा रहा है, लोन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ढेर सारे लोगों को बैंक लोन दे रहा है, दे दिया, ढेर सारे लोग बैंक को लोन दे रहा है। अब देखो जब हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक, और जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, यही तो करता है। आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे कहेगा भैया हमको ब्याज दीजिए, आप पैसा जमा करेंगे तो बैंक कहेगा ब्याज लीजिए। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, जब आप पैसा जमा करते हैं तो जो इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, वो कम देता है, वो कम देता है, ठीक, और जब आप लोन मांगने जाएंगे तो ब्याज अधिक लेता है, ब्याज ब्याज अधिक लेता है, ब्याज क्या करता है, अधिक लेता है। जैसे मान लीजिए आप बैंक से जाइए और बैंक से कहिए कि हमें लोन दीजिए, बैंक कहेगा हम 12% ब्याज लेंगे, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। लेकिन आप बैंक में पैसा जमा करने जाइए तो आप ही पैसा जमा करने जाइए, कहेगा 7% ब्याज देंगे। ये जो 5% का गैप है ना, ये जो 5% का गैप है, इस 5% के गैप से ही बैंक अपना सारा काम चलाता है, अपना प्रॉफिट निकालता है, ठीक, सही है ना, ठीक, इसी जो अंतर है ब्याज देने लेने के बीच का अंतर है, इसी से अपना काम चलाता है। तो एक बात समझ गए। अब आइए सीआरआर की कहानी पर समझाते हैं। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, सीआरआर क्या होता है देखिए, अभी तुरंत याद हो जाएगा, ध्यान से देना, ठीक, समझ में आएगा क्या है समझना। ये क्या, इसमें होता क्या है कि ये है बैंक, ये है बैंक, ये है बैंक, ये है बैंक, समझ आना, ये कोई भी बैंक है। आरबीआई बैंकों से कहता है कि तुम्हारे पास जो टोटल डिपॉजिट होगा, कुल जमा जितना आया होगा, ठीक, वो सारा लोन के रूप में नहीं आगे बढ़ाओगे, जो भी तुम्हारे पास जमा होगा उसका एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा, ठीक, या हम कह सकते हैं एक निश्चित प्रतिशत। आरबीआई कहता है जितना जमा आया है उसका एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित प्रतिशत तुम हमारे पास रखोगे, यानी किसके पास रखोगे, आरबीआई के पास। यानी हम कह सकते हैं कि बैंकों के पास जो डिपॉजिट आता है, बैंकों को उसका एक निश्चित हिस्सा या एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास हमेशा रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक। यह जो निश्चित हिस्सा या निश्चित प्रतिशत होता है उसे ही कहते हैं सीआरआर, ठीक, उसे ही कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई कहती है कि समय समय पर हम बताते रहेंगे कि कितना सीआरआर रखना होगा। जैसे मान लीजिए अभी आरबीआई कह रही है कि सीआरआर 4.5% है, आरबीआई ने घोषणा कर दी है कि सीआरआर 4.5% है, यानी यह जो बैंक है, ठीक, यह जो बैंक है इसके पास जो भी डिपॉजिट आता होगा उसका एक कितना परसेंट, तो 4.5% हमेशा आरबीआई के पास रखना होता है। कभी आरबीआई ने कह दिया कि सीआरआर 4% है, कभी आरबीआई ने कह दिया सीआरआर 5% है। तो मान लीजिए किसी बैंक के पास, अभी मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ हो, तो उस बैंक को 4.5 करोड़, 100 करोड़ का 4.5% कितना हुआ, 4.5 करोड़, तो उस बैंक को 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ कहां रखना होगा, कैश रूप में आरबीआई के पास रखना होगा, या कैश रूप में रखा जाता है, नगद रूप में रखा जाता है, इसे ही इसलिए इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। या जो पैसा रखा जाता है एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना पड़ता है, या हमेशा कैश रूप में रखा जाता है, नकद रूप में रखा जाता है, ठीक, इसीलिए इसको हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अर्थात जितना जमा है उसका एक निश्चित प्रतिशत, वो निश्चित प्रतिशत या निश्चित हिस्सा आरबीआई समय समय पर बताती रहती है, आरबीआई कहती है हमारे पास रखे रहिए, इसी को कहते हैं सीआरआर, ठीक। सीआरआर समझ गए आप लोग, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें, बताया जाए हमसे, ठीक, बताया जाए हमसे, ठीक, बताओ बच्चा लोग, ठीक। और ये तो हो गया, ये सिस्टम समझ लो। अब अगली बात, एक बात विशेष रूप से नोट, ध्यान देने वाली बात, सीआरआर पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है, आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देती है, कोई ब्याज नहीं देती है, नहीं देती है। अब आरबीआई क्यों ऐसा करती है ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक, लेकिन पहले बताओ सीआरआर समझ गए, भूलोगे तो नहीं, सिर्फ इतनी बात है। अगर कोई पूछे क्या है सीआरआर तो सीधे कह दो कि जितना आरबीआई के पास जो भी जमा आया होता है, आरबीआई कहती है भैया उस जमा का एक निश्चित हिस्सा हमेशा कैश रूप में हमारे पास रखो। आरबीआई समय समय पर जितना निश्चित हिस्सा रखने को बोलती है उसे ही सीआरआर कहते हैं, बस काम खत्म, ठीक। और इस सीआरआर पर आरबीआई कभी भी बैंक को कोई ब्याज नहीं देती है, हमारे पास पैसा हमेशा अपने पास पैसा रखवाई रहती है।
हो गई बात क्लियर? ठीक, नहीं बोलोगे ना? बताया जाए। आदर्श चतुर्वेदी बताएं, नंदिनी बताओ, माधुरी बताओ, अमन बता सकते हैं, वैसे अच्छी तरह समझाएंगे। इसमें आरबीआई कहती है कि मान लीजिए आज किसी बैंक में 500 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है। शाम को हिसाब किताब होता है, रात को कितना डिपॉजिट है? 500 करोड़। तो सीआरआर अभी मान लीजिए चल रहा है कितना? 4.5%। ठीक, तो इसे इस 500 करोड़ का कितना 4.5% आरबीआई के पास कैश रूप में रखना, रोज फंड ट्रांसफर करना पड़ता है। कल इसी बैंक के पास डिपॉजिट आ गया, कल इसी बैंक के पास जमा है, इसने लोन ज्यादा दे दिया, कल 100 करोड़ ही है, तो कल के डेट में आरबीआई के पास इस 100 करोड़ का 4.5% किस रूप में रखना होता है? सीआरआर के रूप में रखना होता है। तो जिस दिन जितना पैसा, मान लीजिए किसी परसों इसी बैंक के पास आ गया 10,000 करोड़, यही बैंक है, इसी बैंक के पास आ गया 10,000 करोड़ डिपॉजिट आ गया, तो इस 10,000 करोड़ का सीआरआर कितना चल रहा है? 4.5%। तो इतना कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, तो हर दिन के डिपॉजिट के हिसाब से रखना होता है। ठीक, और ये सीआरआर बदलते रहता है समय समय पर, अभी 4.5% चल रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक, किसी को बताओ, हो गया ना पूरा? यानी हम कह सकते हैं, ठीक सर, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक बार और दूसरे तरीके से बताते हैं, हम सीआरआर के बारे में कह सकते हैं कि सीआरआर और कुछ नहीं, किसी भी बैंक के पास जो भी डिपॉजिट होता है, जो भी डिपॉजिट होता है, आरबीआई कहती है कि अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, और वो कुछ हिस्सा क्या कहेगा? आरबीआई कहती है कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत हमेशा बैंक को कैश रूप में हमेशा आरबीआई के पास रखना होगा। जितना प्रतिशत रखना होगा वही प्रतिशत सीआरआर कहलाएगा, कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा। आरबीआई कहती है ये कुछ प्रतिशत, कितना प्रतिशत होगा ये समय समय पर हम डिसाइड करेंगे, आरबीआई डिसाइड करती है। जैसे अभी आरबीआई ने कहा 4.5%, तो 4.5% चल रहा है। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। एक बार में सारे लोग मुझे बताएं, कितने लोगों को याद हो गया है? कभी नहीं भूलेगा, एक बार सारे लोग बताएं। और ये डेली मेंटेन करना होता है, डेली रखना होता है। ठीक, पहले इतना जितना समझाया समझ गए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आरबीआई ऐसा क्यों करती है, क्यों रखवाती है। ठीक, आरबीआई ऐसा क्यों रखवाती है, वो बात की बात है, अभी इतना बता दो आप लोग। ठीक, समझना। और ये सिर्फ कैश के ही रूप में, नगद के रूप में ही रख सकते हैं, यानी किसी रूप में नहीं रख सकते। अब सवाल है कि आरबीआई ऐसा क्यों रखती है, यानी आरबीआई सीआरआर को क्यों रखवाती, आरबीआई सीआरआर को क्यों रखवाती, क्यों रखवाती? ठीक, आरबीआई बैंकों से सीआरआर को क्यों रखवाती? तो देखो, सभी बैंकों के मालिक कौन है? आरबीआई। ठीक, ये जो बैंक हैं इनका क्या व्यवसाय है? ये जो बैंक हैं इनका व्यवसाय क्या है? बैंक हमेशा लोन देते हैं। ठीक, और जो लोन दिया जाता है बैंक ने ना, इसमें से कुछ लोन हमेशा रिस्की होते हैं, कुछ लोन हमेशा रिस्की होते हैं, रिस्की होते हैं। कोई निकल जाएगा मालिया, पैसा लेके भाग जाएगा। पता चला कि 1000 लोगों को लोन दिया जा रहा है, तो उसमें हो सकता है कि हजारों लोग पैसा वापस कर दे, तो हो सकता है एक दो लोग नहीं भी वापस करे समय। ठीक, आरबीआई कहती है, ठीक, कि जो तुमने लोन दिया है उसमें से कुछ लोन रिस्की है। मान लीजिए कभी तुम्हारा कुछ लोन वापस नहीं आया, कुछ लोन वापस नहीं आया, नहीं आया। ठीक, तो आरबीआई कहती है जिस दिन तुम्हारे पास लोन नहीं वापस आएगा उस दिन तुमको शॉक लग जाएगा। पता चला एक दिन में गिरने लगे, शॉक लग जाएगा। तो आरबीआई कहती है इमरजेंसी फंड के रूप में हम अपने पास रखवा रहे हैं। आरबीआई कहती है ये जो तुम्हारा सीआरआर रखवा रहे हैं, यह सीआरआर तुम्हारे लिए, या सीआरआर एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा, एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा, एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करेगा। ठीक, कब सुरक्षा जाल के रूप में काम करेगा? आरबीआई कहती है जब कोई पैसा वापस नहीं लौटाएगा, जब कोई पैसा वापस नहीं लौटाएगा, जब कोई पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक, आरबीआई कहती है उस दिन तुम्हें तुरंत फंड की जरूरत होगी और हम तुरंत तुम्हारा पैसा रखे हुए तुमको दे देंगे, तुमको डूबने नहीं देंगे। समझ में आ गई बात? तो उस दिन आरबीआई कहती है कि ठीक, आरबीआई कहती है कि उस दिन, जिस दिन तुमको झटका लगेगा, कोई पैसा नहीं आएगा, उस दिन हम तुम्हें पैसा दे देंगे, हम तुम्हें जो सीआरआर का पैसा है, सीआरआर का पैसा दे देंगे। बस इसीलिए सीआरआर रखवाती है कि जब झटका लगे तो तुरंत बैंक ना डूबे, तुरंत संभल जाए। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, 5 करोड़ कहीं किनारे लेकर के रखा हुआ है, कि जिस दिन हमारा बिजनेस कुछ डाउन होगा वो एक पूंजी रखे हैं, उस पूंजी को तुरंत लगा देंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? अब इसमें एक प्रक्रिया चलती है 2 सप्ताह पहले के लास्ट फ्राइडे से कैलकुलेट किया जाता है, वो सब नहीं आपको जानना है, सीधी सीधी बात जानना है, बस इतना ही, कैश रूप में सीआरआर रखती है। ठीक, समझ में आ गई बात? गरिमा सिंह क्या कर रही है, बताओ गरिमा बिटिया, बताया जाए। ठीक, तो सीआरआर और कुछ नहीं, बैंक के पास जो डिपॉजिट है उसका एक हिस्सा कहाँ देती है? आरबीआई के पास जमा रखती है, जितना हिस्सा रखती है उसे ही सीआरआर कहते हैं। समझ गए बच्चा लोग, बात समझ गए? बताओ बेटा लोग। ठीक, माही पूछ रहा है, माही मार रहा है तो इसे माही पूछ रहा है। हाँ, इसका बेनिफिट क्या है? वापस नहीं आते हैं, तो जिस दिन किसी लोन का घोटाला होगा, मान लीजिए आज ही किसी बैंक का कोई लोन वापस ना आए और आज ही बैंक को किसी का पैसा चुकाना हो, तो बैंक सोचता है अच्छा आज 100 करोड़ आने वाला है,
और किसी आदमी का 100 करोड़ चुकाने भी वाला, तो जो आएगा चुका देंगे। पता चले कि किसी ने लोन देने को आज चुकाने का वादा था, किसी ने चुकाया ही नहीं, और बैंक को 100 करोड़ देना भी है, दिक्कत में आ जाएगा, बैंक क्राइसिस में फंस जाएगा, तो आरबीआई कहती है क्राइसिस में नहीं फंसाएंगे, हम तुम्हारे पैसा रखें, तुमको दे देंगे जब तुम क्राइसिस में। ठीक, समझ गए? ठीक, तो ठीक ना? दीपिका समझ गए बिटिया? आदर्श आदर्श पूछ रहा सर वापस करेगा। आज आपका 100 करोड़ डिपॉजिट है, इसका 4.5 रखिए, कल 500 करोड़ है तो उसका रखिए, परसों 1000 करोड़ है उसका रखिए। ठीक ठीक, समझ में आ गई बात में? ये आरबीआई रखवा के चलता है भैया, मार्केट में बिजनेस करने के लिए ये हमारे पास रखना जरूरी है। ठीक, पूरा बैंकिंग जगत अच्छे से काम करते रहे। सीआरआर रखवा करके आरबीआई हर बैंक को आश्वस्त करती है कि जोखिम में जाओगे तो तुम्हारा ही पैसा रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यही आरबीआई का प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, अब एक है एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, एक है एसएलआर। ठीक, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक, एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, वैधानिक तरलता अनुपात। समझ में आ गई बात? वैधानिक तरलता अनुपात। और मैं बार बार कई बार बता चुका हूं कि बैंकों को इस पर कोई ब्याज आरबीआई नहीं देती। हो गई बात? अब आरबीआई एसएलआर समझ लो तो फिर बताते हैं इसका। ठीक, अब सीआरआर में जो भी पैसा रखना होगा, सीआरआर के नाम से स्पष्ट है, कैश। ठीक, यानी नकद में रखना होगा। अब बताते हैं, बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, जिसे कहते हैं एसएलआर। तो आ जाइए थोड़ा एसएलआर के को जानते हैं और फिर सीआरआर और एसएलआर दोनों का स्पेशल फीचर समझते हैं। तो एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। आइए यहां दूसरे तरीके से सिखाते हैं। एसएलआर क्या है? ये देखिए बैंक है, ये देखिए बैंक है, ये कोई बैंक है, कोई भी XYZ, ये कोई बैंक है। आरबीआई कहती है कि बैंक को, आरबीआई इस बैंक से कहती है, समझना बात को, कि आपके पास जो भी पैसा जमा है, आपके पास जो भी डिपॉजिट है, आपके पास जो भी पैसा जमा है, जो भी पैसा डिपॉजिट है। अच्छा, बार बार इस बात को मैं 4 बार बता चुका कि आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देती। आप लोग बहरे तो नहीं हो? मैं 4 बार बता चुका, तभी कुछ लोग पूछ रहे हैं कोई ब्याज देती है। अरे लिख देता हूं यार, तुम लोग कैसे विद्यार्थी, मुझे कुछ लोग ऐसे, ब्याज सीआरआर पर नहीं देती है, लिख देता हूं सरकार, सीआरआर पर, सीआरआर पर आरबीआई ब्याज नहीं देती है, ब्याज नहीं देती है। 5 मिनट देखते रहो इसे, 4 बार बोल चुका हूं, 5वीं बार ये लिख रहा हूं, देख लो। ठीक, देख लो ध्यान से सारे लोग भाई। तो अभी कोई फिर मुंह उठा करके आएगा, मुझे लगता है कि तुम लोग मोबाइल से पढ़ते नहीं हो, कुछ लोग पता चला कुछ करके आ रहे हैं, खोले कुछ देखे कुछ पूछ दिए। देख लो ध्यान से, देख लो, 2 मिनट देखते ही रहो। हो गया? ठीक, चलिए चलिए, अब मैं कमेंट बॉक्स की ओर देखूंगा ही नहीं, नहीं तो कुछ देखो, जो उदंड लोग होते हैं उनको ये अधिकार कभी नहीं देना चाहिए कि वो शांत लोगों की तरक्की और विकास का रास्ता रोकें। ठीक, इससे बढ़िया मैं चुपचाप पढ़ाते रहूंगा। तो आ जाइए एसएलआर, एसएलआर की कहानी। एसएलआर में क्या होता है कि एक बैंक है, ये कोई बैंक है। ठीक, बैंक, आरबीआई कहती है इस बैंक से, इस बैंक का नियम होता है कि जो भी डिपॉजिट, बैंकों से कहती है कि जो भी आपके पास जमा स्वीकार है, उस जमा का एक निश्चित प्रतिशत आपको अपने पास हमेशा रखना होगा, अपने पास हमेशा रखना। यानी इस जमा का एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत, ठीक, या एक निश्चित हिस्सा हमेशा अपने पास रखना होगा। किसके पास रखना होगा? अपने पास, यानी बैंक खुद के पास रखेगा, अपने पास रखना होगा। कहां रखना होगा? खुद के पास। ये जो जितना प्रतिशत अपने पास रखना होगा, जितना हिस्सा अपने पास रखना होगा, वही कहलाएगा एसएलआर, वही कहलाएगा एसएलआर। आरबीआई कहती है हम समय समय से बताते रहेंगे कि आपको कितना रखना होगा। आरबीआई कहती है कि जैसे अभी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कहा 18% एसएलआर होगा, तो मतलब किसी बैंक के पास जितना डिपॉजिट होगा उसको उसका 18% हमेशा अपने पास रखना होगा। ठीक, जैसे मान लो किसी का डिपॉजिट किसी दिन का है 100 करोड़, तो उसे 18 करोड़ हमेशा अपने पास रखना होगा। ठीक, अपने पास रखना होगा। आरबीआई कहती है कि यानी जो आपका डिपॉजिट हो उसका एक निश्चित हिस्सा आपका हमेशा आपको अपने पास भी रखना होगा, और जो हिस्सा अपने पास रखना होगा वही कहलाएगा एसएलआर। जैसे मान लो 18% एसएलआर है, तो जितना जमा है उसका 18% क्या रखना होगा? अपने पास रखना होगा। क्लियर हो गई बात? समझ गए आप लोग? समझ में?
अपने पास रखना होगा। अब देखो आरबीआई कहती है जो हिस्सा अपने पास आपको रखना होगा वह लिक्विड एसेट के रूप में रखना होगा, लिक्विड एसेट के रूप में रखना होगा। लिक्विड एसेट के मतलब तरल संपत्ति के रूप में रखना होगा। तरल संपत्ति में तीन चीज आती है, या तो आप खुद कैश रखिए, खुद पैसा रखिए, या तो आप सिक्योरिटीज रखिए। जितना पैसा आपको, जैसे मान लो किसी दिन आरबीआई कहती है आपका डिपॉजिट 1000 करोड़ है तो उसका 18% अपने पास रखिए, तो 18% आप कैश के रूप में न रख करके सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं, या आप सीधे गोल्ड रखिए, या आप सीधे गोल्ड रखिए। बैंक सिक्योरिटीज के रूप में ये अधिक रखते हैं। समझ में आ गई बात? बैंक सिक्योरिटीज के रूप में ये अधिक रखते हैं, तो लिक्विड एसेट के रूप में रखवाती है अपने पास। अर्थात आरबीआई गौर से देखो तो कह रही है कि आपके पास जो टोटल डिपॉजिट आए, आपके पास जो टोटल डिपॉजिट आए उसका एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा, उसका एक निश्चित हिस्सा हमेशा स्वयं के पास रखिए, हमेशा अपने पास रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। कहां रखिए? हमेशा अपने पास रखिए। कितना हिस्सा अपने पास रखेंगे वही एसएलआर कहलाएगा, वही एसएलआर कहलाएगा। आरबीआई कहती है यही निश्चित हिस्सा एसएलआर कहलाएगा। कब कितना रखना है यह हम तय कर देंगे। ठीक ठीक, समझना। यानी कुल मिलाजुला करके बात यह हुई कि जो पैसा हिस्सा आरबीआई अपने पास रखवाती है वो सीआरआर हो गया, जो पैसा बैंक को पास रखना पड़ता है, बैंक को अपने पास रखना होता है, स्वयं के पास रखना होता है, वो एसएलआर होता है। समझ में आ गई बात? ठीक, अब देखो, अब कहोगे कि आखिर आरबीआई एसएलआर क्यों रखवाती है? एसएलआर क्यों? एसएलआर क्यों? ठीक, एसएलआर क्यों क्यों रखवाती है भाई? एसएलआर आरबीआई क्यों रखवाती है? याद रखना, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक भरोसे पर चलता है। भरोसा यह है कि हमने बैंक में पैसा रखा है, सुरक्षित है, और जब चाहेंगे तब निकाल लेंगे। अगर ऐसा लगे कि हम बैंक जाएंगे और बैंक वाला कहेगा अच्छा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, कल आइएगा निकाल लीजिएगा, तो लोग बैंकों में पैसा रखना बंद कर दें। ठीक, समझ में आ गई बात? लोग बैंकों में पैसा रखना बंद कर दें। बैंकिंग सिस्टम चले इसके लिए जरूरी है जो डिपॉजिटर है, जो जमा करता है, वो पैसा रखना है, लेकिन जमा करता है एकदम आश्वस्त हो, जब चाहेंगे रात को 12 बजे जाएंगे एटीएम से निकाल लेंगे। ये हो सकता है कि 4 एटीएम खराब हो, 2 एटीएम में कसना हो, लेकिन बैंक नहीं कर सकता है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, सर्वर घूमिए एटीएम से निकल जाएगा, कल चेक लगा दीजिए निकल जाएगा, जाकर के कैश लेकर के आ जाइए। अगर बैंक कभी ये कहने लगे ग्राहक से कि अभी पैसा नहीं है, परसों आ जाइएगा, परसों हम आपको दे देंगे, तो फिर कोई भी बैंक में पैसा नहीं रखेगा। इसीलिए आरबीआई जब बैंक को लाइसेंस देती है, जब बैंक को आरबीआई लाइसेंस देती है, तो बैंक को जब आरबीआई लाइसेंस देती है तो शर्त रखती है कि जमा करता जब भी पैसा मांगेगा बैंक को वो पैसा देना होगा। चल संदर्भ, शर्त रखती है आरबीआई बैंक को जब लाइसेंस देती है, शर्त रखती है कि जो आपके पास डिपॉजिटर है, जो डिपॉजिटर है, जब भी पैसा मांगेगा उसे देना होगा, जब भी पैसा मांगेगा उसे देना होगा, उसे देना होगा। डिपॉजिटर जब भी पैसा मांगेगा उसे देना होगा। आप मना नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो बैंक चलेगा ही नहीं, बैंकिंग सिस्टम चलेगा नहीं। तो डिपॉजिटर जब चाहे तब पैसा मिल जाए, बैंकिंग सिस्टम बेहतर से चलते रहे, इसीलिए आरबीआई ये व्यवस्था बनाती है। नहीं तो बैंक बड़े बदमाश होते हैं, ये आपसे जमा ले लेंगे और कहेंगे आप पैसा लेने जाएंगे, कहेंगे अभी कैश नहीं है, परसों आइएगा। तो आरबीआई कहती है हमेशा अपने पास कैश रखो, जितना तुम्हारा जमा उसका 18% रखो। कोई भी व्यक्ति आए तो मना नहीं कर सकते हो, तुरंत पैसा दो। तो जमा करता जब चाहे पैसे निकाल ले, इसीलिए एसएलआर रखना जरूरी होता है। साथ साथ एक और बात, साथ साथ एक और बात, आरबीआई इस एसएलआर को इसलिए मेंटेन करवाती है कि कभी बैंक रन की घटना ना हो, क्योंकि जब भी बैंक रन होता है तो बैंक डूब जाता है। आप कहोगे ये बैंक रन क्या होता है? तो एसएलआर इसलिए भी रखवाती है ताकि बैंक रन की घटना न हो, बैंक रन की घटना न हो, बैंक रन की घटना ना हो, इसलिए भी आरबीआई एसएलआर रखवाती है, एसएलआर रखवाती है, इसलिए आरबीआई एसएलआर रखवाती है कि बैंक रन की घटना न हो। ठीक, कहोगे बैंक रन क्या होता है? देखो, मान लीजिए ये बैंक है, मान लीजिए ये बैंक है, ये बैंक है, आप गए बैंक पैसा निकालने, बैंक ने कहा कैश नहीं है, 2 दिन बाद आइए, आपको बड़ी इमरजेंसी है। रास्ते में जो ही मिलेगा, जो ही आपका परिचित होगा, आप व्हाट्सएप पर सबसे कहते फिरेंगे फला बैंक में पैसा मत रखना भाई लोग, हम आज गए थे पैसा निकालने की, बैंक पैसा नहीं है, बोलता है परसों निकालिए। 4 बार ये घटना हो जाए, जो जिस बैंक के साथ ये घटना हो जाए, तो बैंक, उस बैंक में जितने लोग पैसा जमा किए हैं, सब लोग सब काम धंधा छोड़ करके और दौड़ने लगेंगे बैंक के ही तरफ, सब लोग काम धंधा छोड़ करके दौड़ने लगेंगे बैंक के ही तरफ कि भैया ये गए थे, इनको जरूरत थी तो पैसा नहीं दिया, कहा 2 दिन बाद आना, ये गए थे इनको जरूरत थी तो कहा 2 दिन बाद आना, ये गए थे इनको जरूरत थी, तो ये भी कहां भागेंगे? बैंक की ओर, ये भी कहां भागेंगे? बैंक की ओर, ये भी कहां भागेंगे? बैंक की ओर। यानी बैंक रन की घटना हो जाएगी। और किसी भी बैंक के समक्ष जब बैंक रन की घटना होती है तो डूब जाता है, अर्थात सारे लोग बैंक से अपना पैसा निकाल लेंगे और फिर कोई जमा नहीं करेगा, बैंक डूब जाएगा। तो बैंक रन की घटना ना हो, बैंक डूबे ना हो, जमा करता जब चाहे तब पैसा निकलवा ले, इसीलिए आरबीआई एसएलआर को रखवाती है। ठीक, समझ में आ गई बात? इसीलिए बैंक रन का मतलब है जब सभी लोग अपना पैसा बैंक में निकालने के लिए दौड़ने लगे तो उसे बैंक रन कहा जाता है। ठीक, जब सभी लोग अपना पैसा बैंक में निकालने के लिए दौड़ने लगे तो उसे बैंक रन कहा जाता है। तो आरबीआई एसएलआर इसीलिए रखवाती है, 2 वजह है, एक तो बैंक रन की घटना ना हो, और दूसरा जमा करता जब चाहे, डिपॉजिटर जब चाहे तब आरबीआई तब बैंक उसे पैसा दे दे। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये रहा एसएलआर, ये कहानी रही एसएलआर की। ठीक, अब थोड़ा दोनों की एक साथ बात करते हैं। वही एसएलआर है, ठीक,
कैश प्रतिशत रिजर्व के रूप में रखना होता है अपने पास, उसे ही एसएलआर कहते हैं। जैसे एग्जांपल 18%। बैंक अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा अपने पास लिक्विड एसेट के रूप में रखते हैं, इसे ही एसएलआर कहते हैं। इस एसएलआर में जो लिक्विड एसेट है उसमें आ जाता है कैश, गोल्ड ऑन मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर जो सोने का भाव है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें टी बिल बॉन्ड आते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आगे सारी चीजें आएंगी, स्टेट डेवलपमेंट लोन होते हैं, एसडीएल पेपर होता है, या राज्य सरकारों की एक प्रकार की प्रतिभूतियां होती है। इन सारे को लिक्विड एसेट के रूप में रखा जाता है। मनी मार्केट पढ़ोगे तो आप जानोगे टी बिल क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होते हैं, या सारे के सारे सिक्योरिटीज के भीतर आते हैं, या सारे के सारे या राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केंद्र सरकार की प्रतिभूति, तो इनके बीच में आप रख सकते हो। आरबीआई क्यों रखवाता है? ठीक, आरबीआई चाहता है कि बैंक अपनी कुल डिपॉजिट को लोन के रूप में न दे, क्योंकि लोन जोखिम भरे होते हैं। जब कोई लोन डूब जाए, अचानक पैसा नहीं आए, तो उस दिन बैंक का काम किसके पैसे से चलेगा? एसएलआर से चलेगा। जब एसएलआर भी खत्म हो जाएगा तो आरबीआई कहती है सीआरआर का पैसा ले जाओ। अर्थात एसएलआर एक बफर के रूप में भी बैंकों के लिए काम करता है। ठीक, साथ साथ बैंक रन की घटना से बचने के लिए भी एसएलआर रखा जाता है। जमाकर्ता को पैसा तुरंत मिल जाए, इसके लिए एसएलआर को रखना पड़ता है। जो सीआरआर और एसएलआर है, इसका कुछ स्पेशल फीचर है, जान लीजिए। स्पेशल फीचर है कि डेली मेंटेन करना पड़ता है, यानी हिसाब किताब देना पड़ता है। 2 सप्ताह पहले का जो लास्ट फ्राइडे होता है उसी से गणना की जाती है। यानी होता क्या है कि 2 सप्ताह पहले का जो लास्ट फ्राइडे है उस दिन गणना हो गई, कितना अमाउंट रखा होगा उसी के हिसाब से 2 सप्ताह की गणना की जाएगी। लास्ट रोज इसका हिसाब किताब देना होता है। फिर एक बार फाइनल हिसाब लास्ट फ्राइडे के 2 सप्ताह के लिए होगा, यानी 2-2 सप्ताह का इसका हिसाब किताब होता रहता है। अगर मान लो कोई कहता है कि ना हम सीआरआर रखेंगे ना हम एसएलआर रखेंगे, तो क्या होगा? ठीक, कोई कहता है कि मान लो हम सीआरआर भी नहीं रखेंगे, एसएलआर भी नहीं रखेंगे, तो आरबीआई क्या करेगा? तो आरबीआई कहता है ऐसे थोड़े होता है कि तुम्हारा जब मन करेगा नहीं रखोगे। यदि कोई सीआरआर और एसएलआर नहीं रख रहा है तो उस पर पेनाल्टी लगती है, जुर्माना लगता है। जो पेनाल्टी लगती है वो बैंक रेट का, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक दिन नहीं सीआरआर और एसएलआर रखा है, एक दिन नहीं रखा है, तो बैंक रेट प्लस 3% का पेनाल्टी लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक दिन सीआरआर नहीं रखा, मान लीजिए उसको रखना है 100 करोड़, मान लीजिए उसको रखना है, हिसाब बनता है उसके 100 करोड़ का, और ये रखा है 50 करोड़, यानी 50 करोड़ इसने कम रखे, 50 करोड़ कम रखे, तो अगले दिन इसे 50 करोड़ तो देना ही देना होगा। 50 करोड़ के हिसाब से जुर्माना तय होगा। अगर एक दिन नहीं रखा है तो आरबीआई कहती है जो उस समय का बैंक रेट चल रहा होगा उसमें हम 3% जोड़ देंगे और जुर्माना लगा देंगे। मान लीजिए उस समय का बैंक रेट चल रहा हो 6%, तो आरबीआई कहती है 6% बैंक रेट और 3% जोड़ देंगे। अर्थात अगर एक दिन नहीं मेंटेन करता है तो इसको हम 50 करोड़ तो लेंगे ही, इस 50 का 9% हम इससे पेनाल्टी के रूप में ले लेंगे। अगर कोई बैंक एक दिन नहीं मेंटेन करता है तो उसे बैंक रेट प्लस 3% का जुर्माना देना पड़ता है। जितना पैसा उसने कम रखा है उससे जुर्माना निकाल लिया जाता है। अगर कोई बैंक मोर देन 1 डे मेंटेन नहीं करता है, एक दिन से अधिक को मेंटेन नहीं करता है, तो आरबीआई कहता है बहुत बदमाश हो गए हो, तुमको मैं सिखाता हूं। तो आरबीआई कहता है अगर एक दिन नहीं मेंटेन किया तो तुम पर हम बैंक रेट प्लस 3% का जुर्माना लगाएंगे, और एक दिन से अधिक मेंटेन नहीं किया तो हम तुम पर बैंक रेट प्लस 5%, जब तुम मोर 1 दिन से नहीं रखोगे तो हम बैंक रेट प्लस 5% का हम तुम पर जुर्माना रखेंगे। मान लीजिए बैंक रेट 6% चल रहा है, 3 दिन नहीं मेंटेन किए तो डेली के हिसाब से 6% प्लस 5% जोड़ देंगे, 11% का पेनल्टी इन पर लग जाएगा। तो अर्थात जब इसको मेंटेन नहीं करता है, तो एक दिन नहीं मेंटेन करता है, चाहे सीआरआर हो चाहे एसएलआर हो, एक दिन नहीं मेंटेन किए तो बैंक रेट प्लस 3% का जुर्माना है। 1 दिन मोर डे नहीं मेंटेन किए तो बैंक रेट प्लस 5% का जुर्माना है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब देखिए एक बात और, यानी कुल मिला जुला करके यहां तक बात समझे आप लोग? बताओ भाई, तो आगे निकले, जल्दी जल्दी बताओ। अब बैंक रेट भी एक रेट होता है, अभी आगे बताएंगे क्या है। बैंक रेट भी एक रेट होता है, अभी आगे बताएंगे वो क्या है। बताया जाए। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, बदमाशी नहीं होनी चाहिए। ये पूछ रहा है टोटल कितने रेट होता है, बहुत होता है, अभी सब समझा डालेंगे, बहुत होता है, अभी सब समझा डालेंगे। ठीक, अब आइए, अब आइए एक बात बताते हैं। यानी कुल मिला जुला करके क्या होता है, ये बैंक है, ये बैंक है, ये कोई बैंक है, और ये उसके पास टोटल डिपॉजिट, बैंक के पास ये टोटल डिपॉजिट, ये बैंक है। ठीक ठीक, ये उसका टोटल डिपॉजिट है। लोगों ने पैसा जमा किया है, इसी डिपॉजिट को बैंक आगे लोन के रूप में आगे बढ़ाता है, लोन के रूप में आगे बढ़ाता है। बैंक तो हमेशा चाहेगा कि हमारे पास जितना आए उतना ही हम आगे लोन के रूप में बढ़ा दें, लेकिन आरबीआई कहता है जितना आए उतना ही लोन के रूप में आगे मत बढ़ाओ। जो भी आपका डिपॉजिट है इसमें से 1%, एक हिस्सा आपको सीआरआर के रूप में किसके पास रखना होगा? आरबीआई के पास। और जो डिपॉजिट है उसका एक हिस्सा एसएलआर के रूप में आपको खुद के पास रखना। और सीआरआर और एसएलआर के बाद जो बचेगा, जो शेष होगा, जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा, वही लोनेबल फंड होगा, वही लोनेबल
वही लोनेबल फंड होगा। जो बचेगा वही क्या होगा, वही लोनेबल फंड होगा। ठीक। और कोई हाँ, ये जो जुर्माने वाला 3-5% है ये भी फिक्स है। यानी मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये बैंक है, हम कह रहे हैं ये बैंक है, इसमें जो भी डिपॉजिट है, इस बैंक को इस डिपॉजिट का सीआरआर कितना चल रहा है, सीआरआर अभी चल रहा है 4.5%। 4.5% कहाँ रखना पड़ता होगा, आरबीआई के पास। ठीक। 18% एसएलआर चल रहा है, एसएलआर चल रहा है 18%, या 18% कहाँ रखना पड़ता है, अपने पास। कहाँ रखना होता है, 18% कहाँ रखना होता है, अपने पास। इनके बाद जो बचता है वही क्या होता है, लोनेबल फंड होता है, लोन देने वाला फंड होता है। यानी मान लीजिए किसी कोई बैंक 4.5% सीआरआर और 18% एसएलआर, यानी 22 जो टोटल डिपॉजिट है उसका 22% पैसा तो रखा ही हुआ है। 4.5% रखा हुआ सीआरआर के रूप में, 18% रखा हुआ एसएलआर के रूप में, जोड़ दिया जाए तो 22.5% बचता है। यानी 22.5% पैसा इसका रखा हुआ है, तो बचा कितना, तो जो शेष पैसा यानी 78.5%, 77.5%, 77.5% पैसा लोनेबल फंड होता है, लोनेबल फंड होता है, जो इसे लोन देना है। अब मान लीजिए किसी बैंक के पास एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए डिपॉजिट हो 100 करोड़, तो ये बेचारा 18 करोड़ तो अपने पास ही रख रहा है। ठीक। 4.5 करोड़ आरबीआई के पास रख रहा है, तो 77.5 करोड़ रुपया बचेगा जो मार्केट में लोन देगा। इसीलिए बैंक जब आप पैसा जमा करते हो तो आपको कम ब्याज देता है, लोन मांगने जाते हो ज्यादा ब्याज देता है, क्योंकि जितना पैसा जमा है वो टोटल लोन के रूप में नहीं दे पा रहा है, वह का 77.5% ही लोन के रूप में दे पा रहा है। ठीक, समझ गया ना। अब एक बात और, अगर मान लीजिए किसी बैंक के इस लोनेबल फंड को बढ़ाना हो, आरबीआई चाहती हो कि हम बैंकों का लोनेबल फंड बढ़ा दें, तो उसको क्या करना होगा। मान लीजिए बैंक का लोनेबल फंड बढ़ाना हो, ऐसे हम शर्त रखें, मान लीजिए बैंक का, ठीक, बैंक का लोनेबल फंड बढ़ाना हो, मान लीजिए बैंक का लोनेबल फंड बढ़ाना हो, मान लीजिए बैंक का लोनेबल फंड बढ़ाना हो, मान लीजिए बैंक का लोनेबल फंड बढ़ाना हो, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई कहेगी कि जो बैंक का सीआरआर है इसको कम कर देते हैं और जो एसएलआर है इसको कम कर देते हैं, तभी तो उसका लोनेबल फंड बढ़ेगा। मान लीजिए अभी 4.5% सीआरआर चल रहा है, एसएलआर चल रहा है 18%, अभी कह दे आरबीआई कि हम एसएलआर कर देते हैं 15%, ठीक, सीआरआर कर देते हैं 2%, तो बैंक को कितना पैसा सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास है 2%, अपने पास है 15%, यानी जितना भी डिपॉजिट है इसका 17% ही बचा, 15% सीआरआर के रूप में, 2% एसएलआर के रूप में, एग्जांपल बता रहा हूं, 17% ही रखना पड़ रहा है, शेष इसका लोनेबल फंड हो गया, शेष इसका लोनेबल फंड हो गया, शेष क्या हो गया, लोनेबल फंड हो गया। अब मान लो अगर 17% बचा है तो शेष कितना बचा, यानी इसका 83% लोनेबल फंड हो गया। अर्थात आरबीआई जब सीआरआर और एसएलआर को घटाती है तो लोनेबल फंड बढ़ जाता है। अभी आरबीआई मान लो सीआरआर और एसएलआर बढ़ा दे, इसको कह दे 6% हो गया, इसको कह दे 25% हो, इसको कह दे 5% हो गया, इसको कह दे 25% हो, तो 30% रखना पड़ेगा, तो लोनेबल फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात बात ये निकल करके आई कि जब सीआरआर प्लस एसएलआर, जब सीआरआर और एसएलआर दोनों बढ़ता है, ठीक, बढ़ता है, तो बैंकों का लोनेबल फंड यानी लोन देने वाला पैसा कम हो जाता है, कम हो जाता है, यानी बैंकों के पास जो लोन देने वाला पैसा है वो कम हो जाता है। और दूसरी तरफ जब सीआरआर और एसएलआर घटता है, दूसरी तरफ जब सीआरआर और एसएलआर घटता है, जब भी सीआरआर और एसएलआर घटता है तो लोनेबल फंड बढ़ता है, लोनेबल फंड बढ़ता है, लोनेबल फंड बढ़ता है, तो क्या होता है, लोनेबल फंड बढ़ता है। यानी जब भी सीआरआर और एसएलआर कम रखेगी आरबीआई, बैंकों का लोनेबल फंड बढ़ जाएगा, जब भी आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को अधिक रखेगी, बैंकों का लोनेबल फंड ठीक कम हो जाएगा। तो जब भी बैंकों का लोनेबल फंड घटाना या बढ़ाना होता है, जब भी बैंकों का लोनेबल फंड घटाना या बढ़ाना होता है, ठीक, आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा या घटा देती है। देखिए अब मान लीजिए कभी आरबीआई सीआरआर और एसएलआर बढ़ा दे तो बैंकों के पास जो लोनेबल फंड है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बैंकों के पास लोन देने का पैसा कम हो जाएगा तो बैंकों को रहेगा अरे भैया कम पैसा लोन देना है और इस कम पैसे से ब्याज चुकाना है, लोगों का अपना खर्चा भी चलाना है। तो जब भी लोनेबल फंड कम हो गया, आरबी जो बैंक होंगे अपनी ब्याज दरें क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बैंक अपनी ब्याज दरें क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक, क्योंकि अगर बैंक अधिक ब्याज नहीं लेगा तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाए रखेगा, बैंक ही घाटे में जाएगा। तो जो सीआरआर और एसएलआर अधिक कर देती है आरबीआई, बैंक अपना ब्याज दर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग लोन कम लेंगे, और जब लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी, और जब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस यानी कीमतें भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी, अर्थात महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई पर नियंत्रण लग जाएगा। साथ ही साथ मान लो कभी सीआरआर और एसएलआर आरबीआई क्या कर देती है, कम कर देती है, कभी आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को कम कर देती है। आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर को कम कर दिया तो लोनेबल फंड अधिक हो जाएगा। जब भी लोनेबल फंड अधिक हो जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट है ये कम हो जाएगा, जब यानी बैंकों के पास पैसा अधिक हो जाएगा। मान लीजिए जब सीआरआर और एसएलआर कम कर देगी तो लोनेबल फंड बढ़ जाएगा, और जब लोनेबल फंड बढ़ जाएगा, जब लोनेबल फंड बढ़ जाएगा यानी बैंकों के पास लोन देने का पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंकों की जो ब्याज दरें होंगी, बैंक कहेंगे हमारे पास अधिक पैसा, हमको खूब लोन बांटना है, तो जब बैंक कहेंगे हमारे पास अधिक पैसा, हमको खूब लोन बांटना है, तो खूब लोन बांटने के चक्कर में बैंक अपनी ब्याज दरें कम कर देंगे। जब बैंक अपनी ब्याज दरें कम कर देंगे तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, जब लोग लोन ज्यादा लेंगे तो ढेर सारे लोग लोन ले लेंगे,
तो मार्केट में ढेर सारी खरीदारी होगी, यानी वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा और देश में, बाजार में ग्रोथ की स्थिति आ जाएगी, आर्थिक समृद्धि की भी स्थिति आ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो कभी कभी जब ग्रोथ बढ़ाना होता है तो सीआरआर और एसएलआर को आरबीआई कम कर देती है, कभी कभी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना होता है तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देती है। यह पूरी बात रही सीआरआर और एसएलआर की। जितना समझाए उतना समझ में आ गया? बताइए, बताया जाए आप लोग। हाँ, ये बस मैं बोलने ही वाला। ठीक, वही देखो ढेर सारा काम करती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटा बढ़ा करके महंगाई ग्रोथ बढ़ा रही थी, वैसे कभी कभी सीआरआर एसएलआर घटा बढ़ा के महंगाई ग्रोथ घटाती बढ़ाती रहती है, सब काम होते रहता है। बताया जाए, तुम याद हो गया ना? मैं देख रहा हूँ आप लोगों की सारी बातें देख रहा हूँ, जो काम वाली बातें होंगी। क्या एक बच्ची कह रही है कि सब कुछ बहुत इजी लग रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा है ना? इजी लग रहा है ना? लोग कहते थे इकोनॉमी, ये सब इकोनॉमी का सबसे कठिन चीज है, कि वो कठिन लग रहा है कुछ। क्या पी लेना? ठीक है, एक कह रहा ज्यादा चाय मत पीजिए, बाल पक जाएगा। पक ही गया है, हमारा क्या, देखो दाढ़ी वाड़ी सब पक गया है। मजा आ रहा है ना? अच्छा कलश, कलश बिटिया बता। वरुण हो गया? दुर्गा माता कह रही है चाय पीना है, तुझे चाय पिलाने से कौन मना करता है, कर सकता है? ठीक, चलो आ जाओ। राजकुमार आजा, पढ़ो तुम लोग, बदमाशी नहीं। अब आ जाइए इधर बात पर। बहुत है ऐसे ऐसे, यही सब चीजें जो लोगों को डराती है। मैंने पहले दिन वादा किया था कि मैं इकोनॉमी को आसान बनाऊंगा, इकोनॉमी को सरल बनाऊंगा, इकोनॉमी को स्टैंडर्ड पर ले जाऊंगा, आपको इकोनॉमी सिखाऊंगा, सिर्फ दिमाग खोल के रखना है। मैं हर दिन पूछता हूं क्या मैं अपना वादा पूरा कर पा रहा हूं? जो वादा आपसे पहली क्लास में मैंने किया था, क्या मैं उस वादे पर खड़े उतरता दिख रहा हूं आपको? हाँ या ना में जवाब दें। ठीक, जो वचन आपको हमने दिया था, क्या वो वचन पूरा होते दिख रहा है? ठीक, बताओ। एक पूछ रहा वेस्ट ईयर सास समस्ट ईयर सास कब होगी, सब का है, इतिहास है। बताया जाए, जो वचन आपको हमने दिया था क्या वो पूरा होते दिख रहा है? हमने कहा था कि इकोनॉमी सर्वश्रेष्ठ होगी, पीडब्ल्यू के मन से किया गया वादा है, ये वचन है आप लोगों को। ठीक, चलिए। अभी मेरे आपके बैच के कई विद्यार्थी मुझसे जो दिल्ली में है, मिलना भी चाहते थे, तो जान लें अभी मैं दिल्ली नहीं हूं, अभी मैं लखनऊ में हूं, आपको लखनऊ से पढ़ा रहा हूं। लखनऊ के जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ना, अभी लखनऊ में मेरी ऑफलाइन भी क्लास चल रही है सुबह, लखनऊ के जो विद्यार्थी मिलना चाहते हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के हिंदी माध्यम के ऑफिस में आ जाए, लेकिन 11 बजे आइएगा, आप सबका स्वागत है। ठीक, चलिए। वाह, अच्छा एक कह रहा सर इकोनॉमी आगे मैथ भी होगी क्या? ना ना ना, इकोनॉमी मैथ कहाँ होती है? अच्छा एक बच्चा बोला पटना, ये बस यहाँ पर पटना ही आने वाला हूँ, तो अभी जो लखनऊ में है मिलना चाहते हैं मिलने, पटना आऊंगा, बस 1-1.5 महीने बाद पटना आने वाला हूँ, ठीक ना? अभी यहाँ से दिल्ली निकलूंगा, वहां से पटना आऊंगा। ठीक, वादा निभाया है ना, हर दिन वादा निभाऊंगा। ठीक, कोई भी कंफ्यूजन हो, ऑप्शनल कैसे ले, या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पर आपका सुबह 11 बजे स्वागत है, वहां आ जाइएगा, बोल दीजिएगा लोकेश सर से मिलना है, बैठे रहेंगे, आप बैठिएगा, मैं क्लास खत्म करके आपसे मिलूंगा। ठीक, आइए, अब ये हो गया, अब बताते हैं आपको बैंक रेट। ठीक, बैंक रेट। ठीक, अब तक जो हमने बातें की वो सब शार्ट लोन, शॉर्ट टर्म बातें हैं। ठीक, मतलब शॉर्ट टर्म लोन के लिए है। अब थोड़ा ठीक बैंक रेट के बारे में बताते हैं, बहुत छोटा था, याद रखिए। जब भी कोई लोन 1 साल से अधिक समय के लिए दिया जाता है तो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। जब भी कोई लोन 1 ईयर प्लस के लिए दिया जाता है, यानी 1 साल से अधिक के लिए दिया जाता है, तो वह लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। ठीक, जब भी कोई लोन एक 1 साल से अधिक के लिए दिया जाता है तो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है, लंबे समय का लोन कहलाता है। आरबीआई पहले देती थी, आरबीआई पहले जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, मैं पहले शब्द कह रहा हूं अभी नहीं, आरबीआई पहले जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन देती थी।
और इस लॉन्ग टर्म लोन पर जो ब्याज दरें लेती थी, जो इंटरेस्ट रेट लेती थी, वह कहलाता था बैंक रेट, या वह कहलाता है बैंक रेट। ठीक, एक कौन भाषा लिख रहा है? अच्छा, गुजराती में लिख रहा है। वाह, बड़ा सुंदर लिख रहा है, शाबाश लिखो। कभी मिलना था हमको भी गुजराती सिखाना। ठीक ठीक। रोहितास, एक बताओ, बताओ बेटवा लोग, सारे बेटवा बताएं, पढ़ रहे हो ना मन से? ठीक, राहुल भाई बताओ। राहुल कभी मिलना, मुझे गुजराती सिखाना, तो मुझे कई भाषाएं सीखने का बड़ा शौक है। ठीक, अच्छा चलो अहमदाबाद आता हूँ तो मिलूंगा, 2-4 दिन में सिखा देना तुम। ठीक, समझ गए ना बच्चा लोग? क्या दीपिका करिए, झारखंड कब आएंगे? जब तुम लोग बुलाओ बेटवा लोग, नौकरी पाओ, सिलेक्शन लो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, अपने अपने पास बुलाओ, हम सबके पास आने को तैयार हैं। ठीक, इकोनॉमी से बस प्यार कर लो एक बार, ठीक ना? इकोनॉमी सीख लो, और हिंदी मीडियम वाले तो विशेष करके सीख लो। ठीक, तो चलो आओ बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब सीधा सीधा होता है आरबीआई, समझना, आरबीआई, समझिएगा बात, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक हैं, इन बैंक को ठीक लॉन्ग टर्म लोन जब देती है तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट लेती है, उस इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब 1 साल से अधिक का लोन। ठीक, समझना बच्चा लोग, समझना। ठीक, अभी लखनऊ में हूं मैं, पूरा 25 मई तक हूं, समझे ना? चलो आओ बेटा लोग सुनो। अर्थात लॉन्ग टर्म लोन मतलब आरबीआई बैंकों को लंबे समय का लोन दे रही है, और लंबे समय का लोन दे रही है, और इस लोन पर आरबीआई बैंकों को लंबे समय का लोन दे रही है, और इस लोन पर जो ब्याज दर ले रही है, वही ब्याज दर बैंक रेट कहला रहा है। एक बात तो हो गई, वही ब्याज दर बैंक रेट कहला रहा है। यानी बैंक है, कह रहा है आरबीआई से 1 साल का अधिक का लोन दो भैया, 3 साल का दो, 5 साल का दो, 8 साल का दो, 7 साल का दो, और इस पर आरबीआई कह रहा ठीक है लंबे समय का लो, इस पर जो ब्याज लेंगे वो बैंक रेट कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? बात बच्चा पार्टी, बात समझ में आ गई? ठीक ठीक ठीक। नेहा, श्वेता बताओ, बिटिया बताओ, सादिक भाई क्यों परेशान हो? अरे पढ़ लो, अपने पर ध्यान दो। ठीक, समझ गए बच्चा लोग? अब देखो बेटा, ये बात तो हो गई कि आरबीआई बैंकों को जो लॉन्ग टर्म लोन देती है, उस पर जो ब्याज दर लेती है वो बैंक रेट कहलाता है। ये बात तो तय हो गई। ठीक, समझ में आ गई बात? यह बात तो तय हो गई। पहले आरबीआई बैंक रेट से ही चलती थी, रेपो रेट नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण रेपो बैंक जो रेट था वो क्या था? बैंक रेट। ठीक, अगर हम कह सकते हैं तो हम कहेंगे कि 2000 के पहले जो बैंक रेट था वही पॉलिसी रेट था। पॉलिसी रेट मतलब मेन रेट। ठीक, मेन रेट, समझ में आ गई बात? जैसे आजकल पॉलिसी रेट रेपो रेट हो गया है। ठीक, आजकल क्या हो गया है? रेपो रेट हो गया। लेकिन पहले 2000 के पहले बैंक रेट का बड़ा महत्व था। ठीक, 2000 के पहले बैंक रेट का महत्व था। सच तो यह था कि 2000 के पहले आरबीआई बैंक रेट से ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करता था। लेकिन पहले, आज नहीं, आज मेन रेट रेपो रेट है। तो आज फिर बैंक रेट की क्या हालचाल है? आज बैंक रेट की वस्तुस्थिति क्या है? दरअसल सच तो यह है कि आरबीआई ने अब बैंकों को लंबे समय का कर्ज देना बंद कर दिया है। और जब आरबीआई ने बैंकों को लंबे समय का कर्ज देना बंद कर दिया है, तो बैंक रेट अब मॉनेटरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। अर्थात आरबीआई अब बैंक रेट पर उधार देती ही नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं देती है? हुआ क्या कि देखा यह गया कि जो बैंक रेट है वह महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाता था। आरबीआई बैंक रेट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए आरबीआई ने यह तय किया था कि हम क्या करेंगे? आरबीआई ने यह तय किया था कि हम अब बैंक रेट की जगह क्या ला देंगे? रेपो रेट ला देंगे। तो आरबीआई ने यह तय किया था कि हम बैंक रेट की जगह क्या ला देंगे? रेपो रेट ला देंगे। ठीक, यानी कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि पहले मेन मॉनेटरी टूल बैंक रेट था, अब बैंक रेट समाप्त हो चुका है। अब आरबीआई बैंक रेट पर उधार ही नहीं देती है। ठीक, कहती है हमने लंबे समय का कर्जा देना बंद कर दिया, अब हम बैंक रेट का इस्तेमाल नहीं करते। अब रेपो रेट ही क्या है? पॉलिसी रेट है। अब रेपो रेट ही क्या है? पॉलिसी रेट है। अब बैंक रेट भी रेपो रेट से ही निर्धारित होता है। आरबीआई कहती है कि अब रेपो रेट से ही हम बैंक रेट ही निर्धारित करेंगे। आरबीआई कहती है कि जो भी हमारा रेपो रेट होगा उससे 0.25% बढ़ा दीजिए, बैंक रेट निकल आएगा। यानी आरबीआई कहती है कि अब हम घोषित नहीं करेंगे बैंक रेट, हम घोषित करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या? हम घोषित करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट। आरबीआई कहती है हम रेपो रेट घोषित करेंगे, आप कुछ मत कीजिए, रेपो रेट में 0.25% जोड़ लीजिए, बैंक रेट निकल आएगा। ठीक, समझ गए? ठीक, अरुण बताओ, तुमेश बता, तुमेश को सपने में भी इकोनॉमी आती है, चल बढ़िया है। ठीक, एक है हमको मैथिली सिखा रहा है, अरे हमको मैथिली थोड़ा थोड़ा आता है, यहाँ जाओ। यानी कुल मिला जुला करके कहानी बैंक रेट की। तो बैंक रेट देख लीजिए। ठीक, सिंपल सी बात है, यहां से आइए। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट। ठीक, आरबीआई ध्यान से सुनो, जो लॉन्ग टर्म लोन देती है, उस लॉन्ग टर्म लोन पर जो इंटरेस्ट रेट लेती है, उस इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट कहते हैं। अगर हम बैंक रेट के उपयोग की बात की जाए तो बैंक रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई अपने कस्टमर को लोन देता है। 2000 के पहले बैंक रेट ही पॉलिसी रेट था। ठीक, 2000 के पहले बैंक रेट ही पॉलिसी रेट था, अर्थात बैंक रेट से ही आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है, प्रेजेंट सिनेरियो यह है कि आरबीआई ने लंबे समय का कर्जा देना बंद कर दिया। वर्तमान सिनेरियो यह है कि आरबीआई ने लंबे समय का कर्ज देना बंद कर दिया।
आरबीआई ने लंबे समय का कर्ज देना बंद कर दिया, इसलिए बैंक रेट ही अब मॉनेटरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। दरअसल ये जो बैंक रेट था वो महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बैंक रेट की जगह रेपो रेट लाया गया। अब रेपो रेट ही पॉलिसी रेट है, इवन बैंक रेट भी रेपो रेट से ही निर्धारित होता है। आरबीआई कहती है कि हम घोषणा सिर्फ रेपो रेट की करेंगे, जितना रेपो रेट रहेगा उसमें 0.25% जोड़ लीजिएगा, वही बैंक रेट माना जाएगा। सवाल उठता है, जब आरबीआई बैंक रेट पर कर्ज ही नहीं देती है तो बैंक रेट का इस्तेमाल आखिर करती क्यों है? क्यों बैंक रेट की घोषणा करती है, कहती है रेपो रेट में 0.25% जोड़ लीजिएगा? दरअसल वास्तविकता क्या है कि अब बैंक रेट का इस्तेमाल ठीक आरबीआई बैंक को दंडित करने के लिए करती है। आरबीआई कहती है कि देखिए, जब आप सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन नहीं करेंगे, आरबीआई कहती है कि देखिए, ठीक, आप सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक, आरबीआई कहती है बैंकों से कि देखिए, आप सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करेंगे तो आप पर हम बैंक रेट के हिसाब से जुर्माना लगाएंगे। आरबीआई कहती है कि यदि आप एक दिन सीआरआर और एसएलआर नहीं मेंटेन करेंगे तो हम आप पर बैंक रेट प्लस 3% का जुर्माना लगाएंगे। यदि आप मोर देन 1 डे चलते हैं तो हम आप पर बैंक रेट प्लस 5% का जुर्माना लगाएंगे। ठीक, ये है बैंक रेट। बताया जाए, बताओ साथियों, ठीक, बताया जाए, ठीक, बताया जाए, क्या बात हो गई? सुमित बताओ, कलश बता बिटिया। ठीक, यानी बैंक रेट आजकल जुर्माने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, होगी बात, समझ गए? अच्छा, छवि को देखो याद हो गया। अनु, रावल बताओ। चलिए, आप लोगों को मैं एक चीज पूछता हूं, जरा ध्यान दीजिए, एक मिनट, तो फिर अगले पर आता हूं। बड़ी कठिन चीज है लेकिन बड़ा मजेदार है। ये सब चीजें मानी जाती है इकोनॉमी की, बड़ी कठिन चीजें हैं। ये सब मानी जाती है इकोनॉमी की। सौरभ कौन भाषा लिख रहा है? मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। देखो, अब आप लोग खुद बताओ, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रेपो रेट, हमने पढ़ा रेपो रेट, हमने पढ़ा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हमने पढ़ा टर्म रेपो, टर्म रेपो, हमने पढ़ा वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, हमने पढ़ा सीआरआर, हमने पढ़ा एसएलआर, ठीक, हमने पढ़ा बैंक रेट। अगर इनको एक बार आप लोग रिवाइज कर दो, एकदम याद है ना? ठीक, ठीक, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, वीआरआर, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट। ठीक, एकदम है ना मजेदार? एकदम है ना अच्छा? ठीक, और यही सब चीजें इकोनॉमी में सबसे कठिन मानी जाती है। ठीक, अच्छा, कोई एक दो लोग पूछ रहे हैं कि सर भूल जाते हैं, जो भूलता नहीं वो पागल हो जाता है। आप हर चीज भूलेंगे, एक बार अच्छे से समझ लो। अच्छे से समझने का फायदा यह है कि जब तुरंत इसको देखोगे तो तुरंत रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो पढ़ते जाओगे एकदम दिमाग में एकदम वही रहेगा। ठीक, अब एक बताते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। एक सुविधा बताते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक, और बैंक रेट से क्या लग रहा है? पेनाल्टी लग रही है, अब जुर्माना लग रहा है। एक बताते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा। ठीक, ये भाई ये कह रहा बैंक रेट समझ में नहीं आया, अजीब बात है। अरे आरबीआई बैंकों को लंबे समय का जो कर्जा देता है, यानी 1 साल से अधिक का जो कर्जा देता है, उस पर जो ब्याज दर लेता है उसे बैंक रेट कहते हैं। ये तो हमारा सब बच्चा तुमको समझा देगा। पहले आरबीआई 2000 के पहले मेन उसका जो ब्याज दर था बैंक रेट ही था, यानी सब काम बैंक रेट से ही करता था। जो मौद्रिक नीतियों को धरातल पर उतारने का काम अर्थात मॉनेटरी मैनेजमेंट का काम बैंक रेट से ही करता था। लेकिन आरबीआई ने 2000 में देखा कि बैंक रेट से हम महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो आरबीआई ने बैंक रेट की जगह क्या ला दिया? रेपो रेट ला दिया, और कहा कि अब बैंक रेट मौद्रिक मैनेजमेंट नहीं करेगा, उसकी जगह ले लेगा रेपो रेट। रेपो रेट ही मेन हमारा पॉलिसी रेट होगा, नीति दर होगा, इसी से सारी पॉलिसी निर्धारित करेंगे। इवन कहा कि जो बैंक रेट है उसको भी हम रेपो रेट से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जो बैंक रेट है उसको भी हम रेपो रेट से जोड़ देंगे। कह दिया आरबीआई ने कि हम घोषणा सिर्फ रेपो रेट की करेंगे, और बैंकों से कह दिया हम जितना रेपो रेट घोषित करें उसमें 0.25% जोड़ के मान लेना, उतना ही बैंक होगा, रेट होगा। यानी आरबीआई करे अगर कभी हमने 4.5-4% रेपो रेट कहा तो बैंक रेट क्या हो जाएगा? 4.25% हो जाएगा। जैसे अभी रेपो रेट क्या है? 6.25%, तो बैंक रेट अभी का क्या होगा? अभी रेपो रेट है 6.50%, तो बैंक रेट क्या हो जाएगा? तो बैंक रेट हो जाएगा 6.75%। अब अगली बात यह है कि आरबीआई अब बैंकों को लंबे समय का कर्ज देता ही नहीं है। आरबीआई अब बैंकों को लंबे समय का कर्ज देता ही नहीं है, यानी आरबीआई अब कर्ज देने में बैंक रेट का इस्तेमाल नहीं करता है। तो आखिर बैंक रेट का आरबीआई करता क्या है? तो आरबीआई अब बैंक रेट का उपयोग जुर्माना लगाने में करता है, दंड लगाने में करता है। यूं कहिए कि बैंक रेट अब जुर्माने वाली दर बन गई है, एक पीनल रेट बन गई है। कोई भी बैंक जब सीआरआर और एसएलआर को एक दिन नहीं मेंटेन करता है तो उस पर बैंक रेट प्लस 3% का जुर्माना लगता है। कोई बैंक जब सीआरआर और एसएलआर को मोर देन 1 डे तक नहीं मेंटेन करता है, 2-4-5 दिन, तो उस पर बैंक रेट और 5% से जोड़ के जुर्माना लगता है। इसके बाद इस संसार में बैंक रेट के बारे में कुछ नहीं है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं क्या करूं बताइएगा।
एकदम है ना? ठीक, समझ गए? सौरभ बताओ, हेम सिंह बताओ, शेखर, ये शेखर तुम एक टेलीग्राम की क्या बात करते रहते हो यार? थोड़ा पढ़ने आओ, पढ़ाई की पढ़ो। जगपाल, और 0.25%, रेपो रेट प्लस 0.25%, याद रखना 2.5% नहीं, रेपो रेट प्लस 0.25% बराबर बैंक रेट, ठीक ना? बराबर बैंक रेट, बात को हमेशा याद रखना, ठीक? अमन सैनिया कभी पूछ रहा सर टर्म रेपो रेट क्या है? कितने बार बताए थे टर्म रेपो? 4 बार बताए थे ना? 4 बार, वीडियो देख लो बेटा, 4 बार बताए थे ना? टर्म रेपो कितनी बार बताए थे? 4 बार। कभी कभी हंसी आती है, ठीक ठीक। बैंक अच्छे से पढ़ लो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन होगा। पहले बैंक जटिल चीजें इसको समाप्त करो, पहले आरबीआई, ठीक ठीक ना? बताओ ना, टर्म रेपो 4 बार बताए थे ना? और अभी आप पूछ रहा टर्म रेपो क्या होता है? मन कर रहा है कि इसको दौड़ा दौड़ा डंडा से मारूं, क्लास में होता तो डंडा से मारता, अब मैं ले आता हूं एक डंडा तुम लोगों के लिए, ठीक ना? ठीक ठीक ठीक, ले आता हूं तुम लोगों के डंडा। तो आओ आओ भैया, ताई वाला आओ, पढ़ भी लो, देश दुनिया चिंता छोड़ो, थोड़ा अपनी चिंता करो, पढ़ लो। आओ अब बताता हूं आपको, एमएसएफ, 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 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका पूरा नाम है मार्जिनल, ध्यान से पढ़ लिए, 5 मिनट में एमएसएफ समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे, और नहीं समझोगे तो किताबों से 5 घंटे भी पढ़ोगे, 5 दिन पढ़ोगे तो एमएसएफ नहीं समझ पाओगे, ठीक? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मैं अपना अभिमान नहीं बोल रहा हूं, मेरे विद्यार्थियों का प्यार कहो या देवताओं का आशीर्वाद कहो, जिसको मैं इकॉनमी नहीं सिखा पाऊंगा फिर उसको कौन इकॉनमी सिखाएगा, ये भगवान ही भरोसे हैं, ठीक? और याद रखना, मैं ऑनलाइन मारता भी हूँ, ऑनलाइन मुर्गा भी बनाता हूँ, एक मेरे पास डिजिटल डंडा है, जो बदमाशी करेगा तो तुम लोग सोए रहोगे, जाएगा पीट पाट के आ जाएगा, ठीक? समझ में आ गया? समझ गए? ठीक, महेश बदमाशी नहीं, तो आ जाओ, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फैसिलिटी, एमएसएफ, ठीक ठीक, समझना बात को? आ जा यहाँ, सीमांत अस्थायी सुविधा, सीमांत अस्थायी, बच्चा लोग आ जा देख यहाँ, सीमांत अस्थायी सुविधा, अस्थायी सुविधा, ठीक? इसको पढ़ते हैं, और आप लोग ऐसा कोशिश कीजिए कि एक ही बार में इसको समझ लीजिए, अगर इसको मुझे एक बार ही बताया पड़ा, ठीक, अगर मैं एक ही बार में आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक, तो आप लोगों को मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं, समझ में आ गई बात? ठीक, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा क्या है? देखो, अब आओ समझो, देखो, मान लीजिए ये कोई बैंक है, ठीक, मान लीजिए ये कोई बैंक है, एक बात याद रखना, आप लोगों का बैच 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों का बैच नहीं है, हम आपको 11वीं 12वीं और बीए के बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते, आपका बैच हिंदुस्तान के सबसे गरिमामयी, ठीक, पढ़ाई का बैच है, यूपीएससी की पढ़ाई। गांव में जब कोई लड़का बच्चा सा भी बड़ा होनहार होता है, पढ़ने लिखने वाला होता है, तो गांव के लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो कलेक्टर बनी, ये तो कलेक्टर बनी। जब आप किसी का पैर छूते आशीर्वाद देता है तो जो उसके पास सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद रहता है, कहता है जा बेटवा कलेक्टर बन जा, जा बिटिया कलेक्टर बन जाए, कुछ भी हो जाए। आज भी कार्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी, 200 साल हो गया, 200 साल से ज्यादा हो गया, 200 साल, आज भी सिविल सेवा का जलवा कम नहीं हुआ, सिविल सेवा का गरिमा कम नहीं हुआ, ठीक? समझना मेरी बात को, हर नौकरी का जलवा आया, कभी एमबीए वालों का दौर आया, फिर गया, कभी डॉक्टरों का दौर आया, कभी इंजीनियरों का दौर आया, ठीक, कभी फैशन डिजाइनिंग का दौर आया, यूपीएससी जब से आई तब से सर्वश्रेष्ठ है नौकरियों में, दुनिया की सबसे पावर, जब पावर देखा जाता है तो इंडियन सिविल सर्विसेज के लोगों को दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति माना, इसे इस्पाती ढांचा कहा जाता है, अंग्रेज भारत को जो चीजें दे करके बेहतर गए में की भी है, ठीक, समझे बेटा? ये जो कुर्सी है ना बहुत बड़ी होती है, ये जो पढ़ाई है ना ये बहुत बड़ी है, ये जो तैयारी है ना ये बहुत बड़ी है, दुनिया में याद रखिएगा, जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप फेल हो जाते हैं तो आपको असफल माना जाता है, लेकिन जब यूपीएससी की कोई 2 साल तैयारी कर ले, ढंग से कर ले, तो सेलेक्ट होगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, कहीं भी होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति न हो, तो उसके ज्ञान और आचरण में इतनी चीजें आ जाती है कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाता है, सोना बनता है। अगर मेरा बस चले तो मैं 20 से 22 साल के या 23 से 25 साल के भारत के हर बच्चे को, चाहे कोई भी, उसको यूपीएससी तैयारी करवा, ढंग से तैयारी करोगे तो सफल होगे,
एक बार कलेक्टर की कुर्सी पर बैठोगे, फिर देखो चुनाव चल रहा है ना, सोचो प्रधानमंत्री भी जब अपना नामांकन करने जाते हैं, कितना भी बड़ा नेता जाता हो, कलेक्टर बैठा रहता है, उठते रहते हैं। ये जो आपको पद मिलता है ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। और जब अगर कोई असफल हो जाए, जिसको पद नहीं मिलता, वो बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि यूपीएससी एक चीज तो देती है, आपको ज्ञान देती है, आचरण देती है, व्यक्तित्व देती है। मैं सैकड़ों लोगों को ऐसा जानता हूं जो यूपीएससी तैयारी की आईएएस नहीं बने, उन्होंने एलएलबी किया, बहुत बड़ा वकील बन गए। मेरे एक सीनियर थे, यूपीएससी तैयारी की आईएएस नहीं बने, उसके बाद उन्होंने कहा एलएलबी कर लेते हैं। एक बार उनको जूनियर के साथ जाते थे, सीनियर के साथ जाते थे, जूनियर बीमार पड़ा तो उनको कोर्ट में बहस करने का मौका मिला। अब जिस मुद्दे पर बहस करने का मौका मिला, तो यूपीएससी तैयारी करके गया है, न्याय का दर्शन भी जानता है, मीमांसा भी जानता है, पता नहीं क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का जो जज कहते रहे, बोलो ना, तुमको सुनना अच्छा लगता है। आज उस व्यक्ति की हालत यह है कि एक फाइल पढ़ने का 11 लाख रुपए लेता है। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, एक बार आप यूपीएससी की तैयारी 2 साल करो तो ठीक। रियान करा सर आपसे बहुत बच्चा पढ़ा होगा, मिलने आते क्या? बहुत मिलने आते हैं, मैं मिल ही नहीं पाता हूं अपने बच्चों से, उनको हाथ जोड़ के कहता हूं कि बेटा लोग थोड़ा सा क्षमा करो, सबसे मिलेंगे तो पढ़े पढ़ाएंगे कब, ठीक? समझना बात को। एक बात और बताता हूं, एमएसएफ से पहले एक बात जान लेना, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है, आप सारे के सारे यूथ हो, आप सारे के सारे यूथ हो, यूथ हो। एक और बना देते हैं भाई, बच्चा बच्ची दोनों बना देते हैं। आप सारे के सारे यूथ हो। आप क्या हो? यूथ हो, युवा हो, युवा हो, ठीक? आप यूथ हो, युवा हो। समझना बात को। आपके सामने पूरी लाइफ पड़ी हुई है, पूरी लाइफ पड़ी हुई। बात एक नौकरी की नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ठीक? पूरी जिंदगी पड़ी। आप अपनी जिंदगी में कितना क्या कर पाओगे यह तय होता है आपके पास ज्ञान कितना है, आपका व्यक्तित्व कैसा। व्यक्तित्व ज्ञान से ही बनता है, ठीक? अब युवा हो और सामने पड़ी है पूरी की पूरी लाइफ। इकोनॉमी का एक नियम है, मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट। इकोनॉमी का एक नियम है, मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट। ऐसे लिख देते हैं, मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट। जितना बड़ा आपका निवेश होगा उतना बड़ा आप लाभ कमाएंगे। अरे भैया, कोई 1000 रुपया लेकर के बिजनेस करने जाएगा तो 100 रुपया कमाएगा, लाख रुपया बिजनेस लेकर के बिजनेस करने जाएगा तो 1000 कमाएगा, 10 करोड़ लेकर के जाएगा तो 50 लाख कमाएगा, 500 करोड़ लेकर के जाएगा 100 करोड़ कमाएगा। जितना लेकर के जाएगा उतना कमाएगा, जितना इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट। समझना मेरी बात। सवाल है, जो युवा है, जो यूथ है, वो क्या इन्वेस्टमेंट करे? जो यूथ है, जो युवा है, वो क्या इन्वेस्टमेंट करे? यूथ क्या इन्वेस्टमेंट करे? आप हम क्या इन्वेस्टमेंट करें? आज हम और आप अपनी जिंदगी में जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप और हम आप अपनी लाइफ में उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे। तो आखिर युवा इन्वेस्टमेंट क्या करे? क्या है युवा के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो युवा के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है कि 2 साल वो बेहतर नॉलेज ले, अपने ऊपर ज्ञान का इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कभी एक बात गौर किया हो, अंबानी जी भारत के सबसे धनी आदमी हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने क्यों भेजते हैं? उनके बच्चे को तो नौकरी नहीं करनी है ना। अंबानी का बच्चा पढ़ने जाता है ना, टाटा का बच्चा पढ़ने जाता है ना, अडानी का बच्चा पढ़ने जाता है ना, बिल गेट्स का भी बच्चा पढ़ने जाता है ना, उनको नौकरी तो नहीं करनी है। उनका भी बच्चा आपसे ज्यादा से 10 से मेहनत से पढ़ता है, जबकि पिताजी का अरबों खरबों का कारोबार खड़ा है। अंबानी का बच्चा पढ़ता है, कैम्ब्रिज से जाता है, ऑक्सफोर्ड क्यों पढ़ता है? वो भी खूब मेहनत करता है, एग्जाम देता है। क्यों? क्योंकि अगर उस जमाने में एक व्यक्ति अपने नॉलेज पर ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जितना नॉलेज रहेगा उतना बढ़िया व्यापारी बनेगा। पॉलिटिशियन बहुत बड़े लोग होते हैं, फिर भी अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? दर्स क्यों पढ़ाते हैं भाई? राजा महाराजा लोग भी पुराने जमाने में देखते थे ना, बड़े राजा हैं, वो जानते हैं युवराज है, इनका लड़का जाकर के राजा ही बनेगा, नौकरी नहीं करना, खेती नहीं करना, लेकिन उस बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने को भेजते थे। बच्चा जन्म लिया है, अब अंबानी का जो बच्चा है ना, इतना पैसा है कि वो खर्च करे, लुटाए तो लुटाना पाएगा, फिर भी उसे पढ़ने भेजते हैं। अडानी अपने बच्चों को फिर भी पढ़ने भेजते हैं। पोता हुआ है छोटा सा, स्कूल जा रहा है, उसके लिए ट्यूशन लगे है, टेस्ट हो रहा है, बिल गेट्स अपने बच्चों को पढ़ने को भेजता है। जो बड़े बड़े नेता हो जानते हैं, अरे हम तो अपने बच्चों को जिता के सांसद बना भी देंगे, फिर भी पढ़ने को भेजा जाता है। पुराने जमाने में जो राजा है, बच्चा होता था वो युवराज है, लेकिन फिर भी वो गुरुकुल जाता था। क्यों भैया? आप दुबई में जाओगे, सऊदी अरब में जाओगे तो वहां सेकों का दौर चलता है, पेट्रोल ही पेट्रोल है, खूब पैसा है, लेकिन उनके भी बच्चे ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अमीर हर कोई, मैं गरीबों की बात नहीं करता, चलो जितने भी दुनिया में बेहतर लोग हैं, सफल लोग हैं, बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति, बड़े खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर का भी बच्चा स्कूल जाता है, 3300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, महेंद्र सिंह धोनी की बिटिया भी स्कूल जाती है। जितने भी, चाहे आप बड़े उद्योगपति देखो, बड़े व्यवसायी, बड़े खिलाड़ी, बड़े लोग, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि यूथ के साथ एक ही इन्वेस्टमेंट होता है, एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट। और जो यूथ अपनी जवानी में एक बार अपने पर बेहतर इन्वेस्टमेंट कर लेता है, पूरी की पूरी लाइफ वो प्रॉफिट में रहता है। आप लोग आज जिस मोड़ पर खड़े हो, ये मजाक का मोड़ नहीं है, यही 2 साल आपकी पूरी जिंदगी तय करेगा। इस 2 साल में आप कितना अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करते हो। बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, बात पूरी जिंदगी के विस्तार की है। ठीक? एक बात और जान लेना, दुनिया में एक पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होती, ये मैं लिखित गारंटी ले लेता हूं, मैं भी हूं, यही भी हूं। 2 साल कोई ढंग से पढ़ के देखे, दुनिया में सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है। दुनिया में एक यूपीएससी के प्रिपरेशन ही है, दुनिया में एक सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन ही है जो आपके लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है।
आप 2 साल ढंग से तो कर लीजिए। आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आरएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, वकील बढ़िया बन सकते हैं, योगा टीचर बढ़िया बन सकते हैं, मोटिवेटर स्पीकर बन सकते हैं, बिजनेस सलाहकार बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, जितने भी हैं। यूपीएससी तैयारी करके लोग बढ़िया-बढ़िया सिनेमा के डायलॉग लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, एक्टर बनते हैं। जितने भी लोग, जितने भी दरवाजे हैं जिंदगी में सफलता के, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो यूपीएससी की तैयारी करने के बाद बेहतर खुल जाता हो। समझ रहे हैं बात को? एक बार दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, फेल होते हैं तो पढ़ाई बर्बाद हो सकती है। यूपीएससी नहीं बर्बाद होती। आपके बुढ़ापे तक ही आपके काम आएगी। जितने आज के बेहतर वकील सब एक दौर में यूपीएससी की तैयारी किए थे। जितने आज के बेहतर में लीडर के सलाहकार सब यूपीएससी की तैयारी किए थे। जितने भी प्रकार के स्टोरी राइटर, डायरेक्टर इत्यादि सब यूपीएससी की तैयारी किए थे। जितने प्रकार के बिजनेसमैन एक से एक तैयारी की है। यूपीएससी की तैयारी आपके लिए जिंदगी के हर दरवाजे को खोल देती है। हर दरवाजे को खोल। इसलिए हर युवा को, हर युवती को अपने को क्या करना चाहिए कि ये आप जहां भी खड़े हैं, जिस मोड़ पर भी खड़े हैं, आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं। प्रणाम कीजिए अपने माता पिता को, जिन्होंने आपको यूपीएससी की तैयारी का मौका दिया, हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई से जुड़ने का मौका दिया, आपको एक साथ सभी ज्ञान को सीखने का मौका दिया। प्रणाम कीजिए अपने माता पिता को। और आपकी तरफ से हम भी आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपने बच्चे की परवरिश ऐसी की। कुछ बच्चे ने यूपीएससी की तैयारी चुनी, उन्होंने अपनी बच्चियों की परवरिश ऐसी की कि बच्चियों ने यूपीएससी की तैयारी की। उन्होंने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है और साथ साथ आप पर भरोसा किया। बेहतर पढ़ लोगे, बेहतर नेता बन जाओगे। ढंग से यूपीएससी की तैयारी करो। बहुत सारे सांसद विधायक पड़े हुए हैं। हर पार्टी ढूंढती है, पार्टियां ढूंढती है। अब बेहतर पढ़े लिखे हो, पार्टियां ढूंढती है। आपको जिंदगी ने अवसर दिया है, सबको अवसर नहीं मिलता है। 150 करोड़ की जनसंख्या में है, कितने लोगों को अवसर मिलता है? कितने लोगों के घर में इंटरनेट है? अरे तो गनीमत कहिए। ये एक मिशन के रूप में पीडब्ल्यू है आपके पास, जिसका लक्ष्य है कि सस्ती पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई को लोगों तक ले जाना। आपके माता पिता ने आपको अवसर दिया। इस देश में कितने परसेंट लोग हैं जिनको खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, मोबाइल मिला है, ठीक, यूपीएससी की पढ़ाई का मौका मिल रहा है। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ तैयारी नहीं होती है, हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया है। हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ चिंतन से जुड़ने की प्रक्रिया है। हिंदुस्तान के सबसे बेहतर व्यक्तित्व निर्माण की से जुड़ने की प्रक्रिया है। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ क्लास, लेक्चर और टेस्ट नोट नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है। इसका मतलब आप नहीं समझते। जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसको जानने का, उसे समझने का, उससे जुड़ने का मौका यूपीएससी की देती है। इस मौके को हाथ से गंवाइए मत। इस मौके को हाथ से गंवाइए मत। कोई अच्छे पुण्य है या आप इस डिजिटल दौर में आए हैं, आज हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे सुन रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं आपके पास है। इसलिए एक बार संधान कीजिए अपनी समस्त शक्तियों का, आह्वान कीजिए अपनी समस्त शक्तियों का, लगाइए एक बार दम। जिंदगी को 2 साल, पूरी इतनी बड़ी जिंदगी है, क्या इस पूरी लाइफ को आप 2 ईयर नहीं दे सकते हैं? क्या इस 2 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते हैं? और अगर कोई अपनी इस बड़ी जिंदगी को 2 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता है, तो अपनी जिंदगी से यह क्यों उम्मीद कर सकता है कि हम एक सफल जीवन जिएंगे? सफल जीवन जिएंगे, हम इस राष्ट्र के, इस देश के, इस समाज के, परिवार के काम आएंगे, क्यों वो उम्मीद कर सकता है? अगर कोई 2 साल अपनी जिंदगी के बेहतर ज्ञान प्रक्रियाओं से नहीं जुड़ सकता है, कितना आसान है आप लोगों के लिए अपने घर में बैठ करके बेहतर ज्ञान से जुड़ने का मौका मिल रहा है पीडब्ल्यू के कारण। अपने घर में सभी सुविधाओं के साथ आपको बेहतर ज्ञान से, बेहतर सोच से, बेहतर चिंतन प्रक्रिया से जुड़ने का मौका मिल रहा है। ठीक? अगर कोई 2 साल भी नहीं दे पाता है, और किस लिए देना है? सर्वोच्च पढ़ाई से जुड़ने के लिए देना है, सर्वोच्च चिंतन से जुड़ने के लिए देना है, सर्वोच्च मूल्यों से जुड़ने के लिए देना है। क्या वो दावा कर सकता है कि हे जिंदगी, क्या वो कभी आंख मूंद करके कह सकता है रे जिंदगी तुमने मुझे कुछ नहीं? तो जिंदगी कहेगी रे पगले, जवानी के 2 साल ही तो मांगा था, हम तो तुम्हें भर भर के देने के लिए तैयार थे, तुम तो 2 साल भी नहीं दे पाए। तुम तो 2 साल भी नहीं दे पाए। इसलिए जीवन जब अवसर दे, जीवन जब मौका दे, आपको यूपीएससी की तैयारी करने का मौका मिला है, इसका मतलब आप स्पेशल हो, विशिष्ट हो, साधारण नहीं हो। उस प्रकृति ने, उस ऊपर वाले ने आप में कुछ देखा है, तभी आपको इसलिए चुना गया है कि आप सर्वोच्च चिंतन प्रक्रियाओं से जुड़िए, सर्वोच्च ज्ञान प्रक्रियाओं से जुड़िए, सर्वोच्च मूल्य प्रक्रियाओं से जुड़िए, सबसे बेहतर पढ़ाई लिखाई आप कीजिए, आप सबसे बेहतर लोग बनिए। यह ऊपर वाले ने तय कर दिया है, आप साधारण नहीं कुछ। समझ में आ गई बात? अगर आपको सुविधाएं मिल रही है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, वक्त मिल रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको मिल रहा है, सिर्फ इसीलिए नहीं मिल रहा है कि आपका परिवार आपको उपलब्ध करा रहा है, यह इसलिए भी मिल रहा है कि ऊपर वाले ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने और उसके विधान ने आपको चुना है। ये है, इसे मौका दो, सुविधाओं दो, ये हमारा सर्वश्रेष्ठ आदमी। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, चुना तो आपको ऊपर वाले ने, तो फिर ऊपर वाले के निर्णय के साथ चलिए। और याद रखिएगा, कहावत कही जाती है, जापे जह के सत्य स्नेहु ताहि मिलहु नहीं कसन। एक बार अपने लक्ष्य से सच्चा स्नेह तो कीजिए, एक बार अपनी जिंदगी से 2 साल काट के तो दीजिए, एक बार खुद से कहिए कि आज से, अभी से, इस वक्त से हम बड़े आदमी की तरह, विराट आदमी की तरह, महान आदमी की तरह, मर्यादित आदमी की तरह हम आचरण करेंगे। ये गिलास जितनी बड़ी है ना, बारिश हो रही है, हम ये गिलास इतनी बड़ी है, इतना ही तो पानी इकट्ठा कर पाएंगे। हमारे हाथ में गिलास, हमारे पीने वाली, मान लो बारिश हो रही है, जितना बड़ा गिलास उतना ही तो पानी इकट्ठा कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हम बड़ा सा बाटल लेकर के चले गए तो बड़ा पानी इकट्ठा करके पाएंगे। प्रकृति की नेमत, प्रकृति की कृपा आप पर बरस रही है।
आपको उसने मौका दिया, आपको स्वस्थ दिया है, शिक्षा दिया है, बेहतर परिवार दिया है, माँ बाप दिए हैं, शिक्षण संस्थान दिया है, टेक्नोलॉजी दिया है, हमारे जैसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला करके आपको समझाने वाले शिक्षक दिए हैं, पूरी पीडब्ल्यू की एक बेहतर टीम दी है, एक संस्थान दिया है, सुविधाएं दिया है। यानी ऊपर वाला दे सब कुछ रहा है। आपको बस अपना बर्तन बड़ा करना होगा, आपको अपना पात्र बड़ा करना होगा। जितना बड़ा पात्र रखोगे, जितना बड़ा बर्तन रखोगे, उतनी आपको चीजें मिलेगी, उतना आपका विकास मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, बात सिर्फ तैयारी की नहीं है। अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को साधारण मत समझिए। जिस वक्त आपने यूपीएससी की तैयारी को सोचा, जिस वक्त आपने को यूपीएससी तैयारी का मौका दिया, मिला, उसी वक्त आप विशिष्ट हो गए। आपको प्रकृति ने विशिष्ट चुना है, विशिष्ट काम करने के लिए चुना है। अगर नहीं चुना होता तो आप ऐसी तैयारी से ना जुड़ते जहां ज्ञान की सर्वोच्च परंपराएं हैं। इसलिए अपने आप को विशिष्ट मानिए, अपना दायरा बढ़ाइए, अपने श्रम का दायरा बढ़ाइए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, अपने आचरण का दायरा बढ़ाइए, अपने चिंतन का दायरा बढ़ाइए। मर्यादित आचरण कीजिए, मर्यादित भाषा बोलिए, मर्यादित सोचिए और मर्यादित श्रम कीजिए। जब ये कुछ करेंगे तो इस ब्रह्मांड में ढेर सारी शक्तियां हैं, ढेर सारी अनंत शक्तियां हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव और नेगेटिविटी का खेल है। पूरे के पूरे यूनिवर्स में सकारात्मक शक्तियां भी घूम रही हैं, नकारात्मक शक्तियां भी घूम रही हैं। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, इसमें सकारात्मक शक्तियां भी घूम रही हैं, नकारात्मक शक्तियां भी घूम रही हैं। जो आपका बर्तन होगा वही आपको मिलेगा। अगर आपका पात्र सकारात्मकता का इंतजार कर रहा है, आपका पात्र सकारात्मकता की प्रतीक्षा कर रहा है, आप सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इन तीनों के कल्याण में मैं कुछ योगदान दूं, तो प्रकृति की सकारात्मक शक्तियां आपसे जुड़ जाएंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मर्यादित पढ़ाई, मर्यादित आचरण, सोच महान, सोच विराट। और एक बार जब किसी व्यक्ति से ब्रह्मांड की शक्तियां जुड़ती है, तो वो व्यक्ति जो भी करता है उसके परिणाम बड़े हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहां दर्शन में कहा गया, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब आपके दिमाग से जुड़ सकता है, आ सकता है। समझना, ये प्रकृति तैयार है आपको देने के लिए, प्रकृति तैयार है आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, प्रकृति तैयार है राष्ट्रपति बनाने के लिए, प्रकृति तैयार है आपको माननीय नारी बनाने के लिए, प्रकृति तैयार है आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, पीसीएस बनाने के लिए, तो प्रकृति तैयार है आपको कल्याणकारी बनाने के लिए, प्रकृति तैयार है आपको महान बनाने के लिए, प्रकृति तैयार है आपको एक बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए। प्रकृति तो कहती है कि हम आपको अफसर बनाना चाहते हैं, राजनेता बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, उद्योगपति बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। हम आपको एक ऐसा महान और विराट व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं कि आप व्यक्ति का एक प्रकाश स्तंभ जाते हो। प्रकृति तो तैयार है, बस आपको तैयार होना। और ये प्रकृति का संकेत है, अगर प्रकृति तैयार ना होती तो आपसे यूपीएससी की तैयारी ना करवाती, आपको सबसे बड़े ज्ञान और चिंतन की परंपरा से ना जोड़ती। ये प्रकृति का इंडिकेशन है, प्रकृति तैयार। अब आपको तैयार होना है, आपको अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी लानी है, आपको अपने भीतर बेहतर आचरण लाना है, आपको अपने भीतर बेहतर बोली भाषा लाना है, आपको अपने भीतर सकारात्मकता लाना है, आपको अपने भीतर अनुशासन लाना है, आपको अपने भीतर बेहतर आचरण लाना है। देखिएगा प्रकृति की सारी सकारात्मक शक्तियां आपसे जुड़ जाएंगी, फिर आप एक कदम चलोगे, उसका परिणाम सैकड़ों कदमों का होगा। और जो है, इसलिए सकारात्मकता को आकर्षित करना है, नकारात्मकता को नहीं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि एक बार आंख मूंदिए, अपने भीतर की शक्ति का एहसास कीजिए। ठीक, और कहते हैं ना, आपन तेज संभारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, आपन तेज संभारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। एक बार अपना तेज तो संभाल लीजिए, इस तीनों लोक में कुछ भी ऐसा नहीं जो आप कर नहीं सकते। बस सकारात्मक रहना है, अनुशासित रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, मर्यादित आचरण करना है, खूब श्रम करना है। अपने पात्र का विस्तार करो, प्रकृति की सकारात्मक शक्तियां आपसे जुड़ेंगी। एक कदम चलोगे, परिणाम 100 कदम के बराबर निकलेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई मेरी बात? 2-3 दिन से आप लोग काफी बदमाशी कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा ठीक करता हूं। मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे, करोगे अपने आप पर निवेश, इस राष्ट्र समाज के कल्याण में, दुनिया के कल्याण में अपना योगदान दोगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं आपसे। याद रखना, तुम सब एक व्यक्ति नहीं हो, तुम सिर्फ युवा नहीं होगे लोगों के लिए, तुम सब युवा। मेरे लिए मेरा हर विद्यार्थी एक चलता फिरता राष्ट्र होता है, राष्ट्र होता है, राष्ट्र होता है। फिर से सुन लीजिए, मेरे लिए मेरा एक हर विद्यार्थी एक चलता फिरता राष्ट्र होता है, क्योंकि मैं अपने हर विद्यार्थी में राष्ट्र की उन्नति की असीम संभावनाएं देखता हूं। मैं अपने विद्यार्थी पर जब नजर डालता हूं तो मेरे मन में यही भाव होता है, क्या पता यही मेरा विद्यार्थी कुछ कर जाए और इस राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाए। इसलिए मेरे लिए आप चलते फिरते राष्ट्र हो, मेरे लिए चलते फिरते भारत हो, मेरे लिए आप भारत का भविष्य हो। और याद रखना, बस एक ही काम करना है। बुद्ध कहते थे अपदीपो भव। आखिरी में आनंद ने बुद्ध से पूछा था, सबसे बड़ी शिक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा था इस संसार में सबसे बड़ी शिक्षा है अपदीपो भव, जिसको संस्कृत में कहा जाता है आत्मदीपो भव, जिसको सीधा हिंदी में कहा जाता है कि अपने अपने भीतर की चेतना का विस्तार कर लीजिए। और जब आप अपने भीतर की चेतना का विस्तार करेंगे, ब्रह्मांड की चेतना आपसे जुड़ जाएगी। और यकीन मानिए, एक दिन हमारा हर विद्यार्थी, एक दिन आप में से हर कोई जो आज एक युवा है, एक व्यक्ति है, राष्ट्र की पहचान बनेगा, भारत की पहचान बनेगा, दुनिया गर्व करेगी, जमाना आगे होगा, आप पीछे होंगे। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए बस इतना ही। एमएसएफ की कहानी कल से शुरू करेंगे। ठीक, एमएसएफ की कहानी कल से शुरू करेंगे। अपने अपने आचरण में जितना कहा है रात को सब लोग उसको डालो। ठीक ना? चलो, नमस्कार, जय हिंद।